नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। माइंड्स आर लाइक पैराशूट्स, दे ओनली फंक्शन व्हेन दे आर ओपन। तो बिल्कुल जैसे पैराशूट जब खुलता है तो उसका असली मकसद तभी सामने आता है कि वो आपकी सेफली लैंडिंग करवा देगा। अगर आपने कहीं पर से भी आपने छलांग लगाई, चाहे जहाज से, चाहे किसी पहाड़ से, तो बिल्कुल माइंड भी जब खुले होंगे, दिमाग भी जब खुले होंगे, तभी अच्छे से फंक्शन करके आपको बताएंगे जो भी आप काम कर रहे हो। तो इसमें भी ये तभी खुलते हैं जब काम वो वाला हो जिसमें आपका मन लग रहा है, मतलब कि अच्छे से आपका फोकस हो पा रहा है। ओके, तो मतलब जिस काम में फोकस ही नहीं हो पा रहा तो वहां पर भी माइंड नहीं खुलते। ओके, तो ये भी बात ध्यान में रखें। तो जो भी काम करना है वो करें जिसमें मन पूरी तरीके से लगे, और आपका जो विचार है ना वो खुले, बुद्धि जो है ना वो एक्सप्लोर हो, दिमाग खुले। ओके, तभी जो है नए नए आइडियाज आएंगे उसी फील्ड में जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, और उसी में आप जो है ना अच्छी खासी रिसर्च कर सकते हो फर्दर आगे जाके, जिसमें आपका मन लग रहा है, जिसमें आप अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहे हो। तो कहने का मतलब है, तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हो सकते हैं जिसमें आपका मन लग रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही हो, हर एक इंसान में टैलेंट एक से ज्यादा ही होता है। तो ये आपके ऊपर है कि अपना टैलेंट खुद से पहचानो, आइडेंटिफाई करो, उन वर्क उन काम के ऊपर फोकस करो जिसमें आपका मन लग रहा है, और उसी के चलते अपनी प्लानिंग तैयार करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर, इसका फ्रंट पेज है। तो फ्रंट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे पहले यहाँ पर बात करें कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, तो वहाँ पर वैक्सीन का रॉ मटेरियल डाइवर्ट करेगा, भेजेगा यूएस। ओके, तो इसके अलावा और भी पूरे भारत में जितने भी तरह के यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, ओके, रॉ मटेरियल चाहिए, तो मतलब जिस तरीके से भी मदद बन पाए तो वो यहाँ पर अमेरिका रेडी हो गया है करने के लिए। तो आज इसके रिगार्डिंग हम एक आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे कि अमेरिका क्यों राजी हुआ। तो हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि बैन लगाया हुआ था अमेरिका ने कि कोई ना तो वैक्सीन वो एक्सपोर्ट करेगा, ना ही रॉ मटेरियल को। तो अभी इसके रिगार्डिंग आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और अभी बात कर रहे हैं कि जो नए फेज की यहाँ पर जैब लगेंगी ना 1 मई से जो शुरू होंगी, तो यहाँ पर सप्लाई में हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है ना ऊंच नीच या गड़बड़ी देखने को मिले, मतलब सप्लाई जो है कम हो सकती है। ओके, तो अभी इसके अलावा बात करने की जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, तो मतलब काफी उनका मतलब ट्रेंड जो है ना कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी न्यूज में भी चल रहा है कि अभी हो सकता है कि कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगाया जाए, कम से कम 14 दिनों का। तो हाल ही में एक जो है ना हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसने एक एडवाइजरी जारी की है राज्य सरकारों को। तो जिन जिन राज्यों में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो वहां पर 14 दिन का लॉकडाउन जो है ना वो देखने को मिल सकता है। तो वहां पर महाराष्ट्र तो टॉप पर है ना, तो महाराष्ट्र में ही ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। ज्यादातर जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं कंपनीज के वहीं पर है, मुंबई में या पुणे में या थाने में। तो अगर वहां पर ऐसे होता है तो बिजनेस एक्टिविटी में और ज्यादा फाल देखने को मिल सकता है। ओके, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज यही है कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं तो वो तो खुले ही नहीं अच्छे से। अभी जब खुलने जा रहे थे तो फिर दोबारा से अभी पाबंदी वाला माहौल उनके ऊपर हो गया है, तो वो रेंटल रिलीफ जो है ना भारत सरकार से डिमांड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट जो होगा उसको मैं अलग से लेकर आऊंगा वीडियोस में। अगर नहीं जिस दिन होता उस दिन फिर मैं नहीं लेकर आता हूँ। ओके, या फिर जो और न्यूज होती है मैं उसको आपके सामने ले आता हूँ जो इम्पोर्टेंट होती है। ओके, हो सकता है कि वो इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से बाहर से भी हो। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल पेज की। तो ये एडिटोरियल पेज है सारा। तो इसमें कुल मिलाकर 4 एडिटोरियल्स हैं आज। ये एडिटोरियल नंबर 1 है। तो यहाँ पर IRDAI के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मतलब इंश्योरेंस के क्षेत्र में कल भी एक हमने आर्टिकल पढ़ा था, तो उसी के रिगार्डिंग और मतलब जो है ना एनहांसमेंट की गई है। तो बॉन्ड मार्केट में भी मतलब कैसे जो है ना इंश्योरेंस अपना पैसा जो लगा सकते, तो उसके बारे में बताया गया। तो परमिशन दी गई है IRDAI के द्वारा। खुलकर पढ़ेंगे इसको अच्छे से डिटेल में। एडिटोरियल नंबर 2 में बात कर रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन है, ओके, मतलब उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, और मतलब कुछ नई अप्रोचेस यहाँ पर बताई गई हैं, उसको पढ़ेंगे। और फिर बात करेंगे एडिटोरियल नंबर 3 में अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका ने क्या फील किया कि मतलब वो राजी हो गया या भारत में मतलब कि वैक्सीन की जो रॉ मटेरियल्स उसकी सप्लाई भेजनी है, और ऑक्सीजन की सप्लाई भेजनी है। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है भारत का। मतलब कि जहां पर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो रही है, अगर कोविड 19 का शिकार हो गया है वो, तो वो मतलब उसको बचाना काफी टफ हो रहा है। तो इसके अलावा जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं तो उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन नहीं मिल पा रही है शॉर्टेज के चलते। खास तौर पर जो बड़े शहर है वहां की अगर हम बात करें तो अभी मतलब सपोर्ट आ रही है। तो
अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका ने सपोर्ट की, और भी काफी देशों ने सपोर्ट दी है। चाइना जैसे देशों ने भी सपोर्ट ऑफर किया, पाकिस्तान तक ने सपोर्ट ऑफर की है। तो यहाँ यही बात करें कि अमेरिका लास्ट में क्यों आया। फिर यहाँ पर जो ना बात करें ए चैलेंज फॉर इंडस्ट्री, तो अभी देखो माहौल गड़बड़ाया हुआ है। ओके, तो उसी के चलते मतलब इंडस्ट्री के सामने क्या चैलेंज है, क्या जो सोल्यूशन है ना जो हमारे पास हो सकता है कोविड-19 की रिलीफ के रिलेटेड, मतलब जो भी चीजें हमें चाहिए, जो अभी यूएस हमें भेज रहा है या फिर जो बाकी मुल्क हमें सपोर्ट भेज रहे हैं, तो हम खुद से क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो मतलब खुद से अगर करना हो तो कैसे उसको सही करें, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में आर्टिकल में समझाया गया है। काफी अच्छा आर्टिकल है ये भी। तो ये कुल मिलाकर जो है ना 4 एडिटोरियल्स हैं। तो इसके अलावा ये जो होते हैं ना, ये मतलब द स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल होता है, इसके अलावा कुछ साइटिंग्स होती हैं। ओके, तो मतलब जो मेन एडिटोरियल्स हैं वो यही 4 है। ओके, तो उसको हम एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, तो वहां पर डेली बेसिस पे पीडीएफ अवेलेबल होता है। तो अभी क्या बात करें यहाँ पर, तो शुरुआत में बात करें परमिशन डज नॉट ए बॉन्ड मार्केट मेक ब्रिंग क्रेडिट एनहांसमेंट रिस्क मिटिगेशन टूल्स। तो ऑथर सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि अभी जो IRDAI के द्वारा जो परमिशन दे दी गई है, यहाँ पर जो इंश्योरर्स हैं, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी जो मतलब इन्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, तो अभी उनको जो एज ए डेट सिक्योरिटीज के तौर पर भी उनका पैसा आगे यूज किया जा सकेगा। तो अभी इसी को कह रहे हैं कि वो तो चलो अलग बात है, वो तो आपने परमिशन दे दी, लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा है वो कि क्रेडिट एनहांसमेंट, पैसे की मतलब अवेलेबिलिटी उसको कैसे बढ़ाया जाए। जिस भी यहाँ पर ट्रस्ट में आप इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो पैसा अवेलेबल होगा बड़े पैमाने पर, तभी तो आगे फंडिंग दे सकेंगे ना। जो भी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या फिर रियल एस्टेट में जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इसी के चलते जो रिस्क मिटिगेशन टूल्स है ना, वो उनको अडॉप्ट करें। तो मतलब कि अगर आप भी अपना पैसा कहीं पर लगाते हो, तो सबसे बड़ा रिस्क आपको यही रहता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। ओके, तो यही सबसे बड़ा रिस्क रहता है। ओके, या फिर जो रिटर्न आपको मिलता है वो कहीं कम ना हो जाए। जिस तरीके की भी यहाँ पर सिचुएशन इकोनॉमी में देखने को मिलती है फर्दर फ्यूचर में, उसके किसी इम्पैक्ट के चलते। ओके, तो ये सब बातें होती हैं जिस रिस्क को दूर करने की यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं। तो अभी शुरुआत में यही बात कर रहे हैं कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, तो जो ये जो IRDAI है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस सेक्टर को ये रेगुलेट करके चलता है, जैसे RBI इकोनॉमी को रेगुलेट करता है। ओके, तो पैसे की सप्लाई लिक्विडिटी कितनी बनानी है, कितनी कम करनी है, तो उसके पास कुछ टूल्स हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट है। ओके, कैश यहाँ पर CLR हो गया। ओके, तो ये सब चीजें उसके पास टूल्स है जिसके चलते वो रेगुलेट करता रहता है इकोनॉमी को। तो बिल्कुल इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है IRDAI। ओके, तो उसको कब बनाया गया था, कल के लेक्चर में भी मैंने अच्छे से डिटेल उसकी बताई थी। तो आज आप बताइए इसको कब बनाया गया था, अभी फर्दर चेयरपर्सन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, और कौन से यहाँ पर मंत्रालय के तहत ये काम करता है। ओके, सब कुछ मैंने कल डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अभी जो इन्होंने परमिशन दी है, जो इंश्योरेंस है, मतलब कि वो अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं डेब्ट सिक्योरिटीज, जो मतलब किन के द्वारा इशू की जाए, जो इशू की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा। ओके, तो देखो ये डेट सिक्योरिटीज क्या होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि किसी ने कर्जा उठाना है, तो कर्जा उठाना है तो वहां पर भी जो है ना इंश्योरेंस सेक्टर का पैसा लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी काफी बड़ा यहाँ पर इनका कॉर्पस रहता है, मतलब काफी बड़ा दायरा है इंश्योरेंस सेक्टर का। तो काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर पैसा इकट्ठा होता है, जो भी आप प्रीमियम वगैरह भरते हो उसके चलते। ओके, तो मतलब काफी बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो जो आपको अगर आपने प्रीमियम भरा है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने इस महीने प्रीमियम भरा है तो सभी के सभी जितने भी यहाँ पर जिन्होंने प्रीमियम खरीदा, तो अगले महीने ही उसको यहाँ पर जो है कैश करा लेंगे। तो जिन्होंने जिस तरीके से पॉलिसी ली है, किसी की 10 साल की, किसी की 20 साल की, तो उसी हिसाब से यहाँ पर वो पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे। तो तब तक तो पैसा इंश्योरेंस सेक्टर के पास रहेगा ना, तो उस पैसे को वो फर्दर कहीं और भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो यही बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये डेट सिक्योरिटीज मतलब कर्जा उठाना है किसी कंपनी, तो ये अभी ये जो यहाँ पर 2 तरीके के ट्रस्ट है ना, तो इनका काम ही यहाँ पर ये है। अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, तो ये मतलब कि यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर ग्रुप में इंडिविजुअल्स इकट्ठे होते हैं जो अपना पैसा डालते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं, फिर उसी में से पैसा आगे ना इशू करते हैं जिस किसी को भी चाहिए होता है, मतलब। तो इसमें से जो पैसा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ही जाएगा। किसी भी कंपनी ने अगर कर्जा उठाना है तो यहाँ पर से उठाया जाता। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अभी इंश्योरेंस का जो पैसा है वो इसमें डाल दो और यहाँ पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में डाल दो।
तो बिल्कुल यहाँ पर रियल एस्टेट का जो भी बिजनेस होगा, ओके, जो बिल्डिंग्स का निर्माण होगा, जहाँ पर कोई स्कूल खुलेगा या रेस्टोरेंट खुलेगा या कोई भी चीज ऐसी जो भी रियल एस्टेट के अंतर्गत आएगी, तो वहां पर उस कंपनी को यहाँ पर कर्जा दिया जाता है ट्रस्ट के द्वारा। ओके, तो बिल्कुल जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, बिल्कुल उसी के सेम जैसे ही ये काम करते हैं। ओके, तो वहां पर भी यहाँ पर अगर कर्जा दिया जाता है ना, तो जिन भी इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लगा हुआ है, जिनका पैसा आगे फर्दर किसी कंपनी को दिया जा रहा है, तो उन इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है। ओके, बढ़िया सा रिटर्न मिल जाता है, जिसके चलते उनको भी यहाँ पर प्रॉफिट रहता है। तो यहाँ पर अगर इंश्योरेंस सेक्टर भी यहाँ पर पैसा लगाता है, तो उनको भी कोई ना कोई रिटर्न मिलेगा, फायदा होगा इनको। ओके, तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो कॉर्पोरेट डेट मार्केट है ना भारत में, तो उसको और वाइब्रेंट बना सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं। तो कॉर्पोरेट डेट मार्केट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जैसे जितने भी कॉर्पोरेट्स है भारत में, तो वो क्या करते हैं, उनको पैसा चाहिए होता है अपनी कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए। तो खुद के पास इतना पैसा नहीं होता है कि मतलब कि खुद ही से आगे बढ़ते जाए, तो हमेशा वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो वो भी क्या करते हैं, कंपनी वाले पहले डेट इशू करते हैं। एक डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट इशू करते हैं कि हमने मार्केट में से इतना पैसा उठाना है। ओके, तो इतना पैसा अगर हम उठाएंगे, तो मतलब अगर मार्केट इतने प्रॉफिट में अगर फ्यूचर में हम जाते हैं, तो मतलब इतने परसेंट के हिसाब से प्रॉफिट दे दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को। इस तरीके से मतलब पैसा उठाया जाता है। तो मतलब जहां पर जितना ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट दोगे, रिटर्न दोगे, उतने बड़े पैमाने पर आके इन्वेस्टर जो है ना, वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है उस पर्टिकुलर कंपनी में। ओके, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया, जिसके चलते पैसा जुटा लिया कंपनी ने और आगे उसको लगा लिया अपनी कंपनी के काम काम में। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ बजाज। ओके, बजाज ऑटोज की। तो उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही ना यहाँ पर ऐसे ही मतलब उन्होंने अपना डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया था मार्केट में, जिसके चलते उन्होंने कहा कि अगर हम 17,000 करोड़ इकट्ठा कर लेते हैं, तो जो आने वाले समय में जितना भी प्रॉफिट होगा ना, उसका 90% डिविडेंड जो है ना, वो इन्वेस्टर्स को दे दिया जाएगा। तो बढ़ चढ़कर इन्वेस्टमेंट आई। ओके, तो इस तरीके से मतलब कंपनीज आगे बढ़ती है। तो बिल्कुल अगर ये जो इंश्योरेंस सेक्टर का पैसा भी यहाँ पर लगता है, तो और बड़े पैमाने पर पैसा अवेलेबल होगा कॉर्पोरेट्स के लिए, और उसको आगे फर्दर वो यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑथर यही बात कर रहे हैं कि मतलब एक घोड़े को पानी में लेकर जाना अलग बात होती है, लेकिन उसको पानी पिलाना थोड़ा अलग बात होती है। तो क्या मतलब समझा रहे, ये कहने का मतलब ये है कि मतलब अपने बॉन्ड मार्केट को मजबूत कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको सही तरीके से चलाना जो है ना, वो भी अलग बात है। उसके ऊपर ज्यादा फोकस हमें करना है कि क्रेडिट एनहांसमेंट भी हमें बढ़ाती रहने, मतलब पैसा ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो, इसके ऊपर भी फोकस करना है। इसके अलावा जो रिस्क आते हैं ना इसमें, उनको भी दूर करना है। उसके रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पर स्ट्रेटजीज रखनी होगी, टूल्स रखने होंगे। तो यहाँ पर यही बात करें कि जो पेंशन और जो इंश्योरेंस का जो पैसा है, ठीक है, तो अभी जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में वो फ्लो करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स है ना, तो मतलब हो सकता है आने वाले समय में और अट्रैक्टिव हो जाए। ओके, तो और मतलब बड़े पैमाने पर जो है ना फैलना शुरू हो जाए, अपनी जो अप्रोच है वो इनकी बढ़ जाए। तो बिल्कुल ऑथर यहाँ पर यही बात करेंगे, अगर पेंशन और इंश्योरेंस का पैसा आगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, इसको आप आगे लेकर जाना चाह रहे हो, बढ़ाना है, अट्रैक्टिव बनाना है आगे आने वाले समय में, आप चाह रहे हो कि पूरी मार्केट में इसका फैलाव बढ़े, तो जो भी इसके रिगार्डिंग रिस्क आते हैं ना, मतलब रिस्क मतलब कितना ब्याज आएगा, कितना ब्याज दोगे, पहले तो वो ओके, उसके रिगार्डिंग को रिस्क ना हो ओके इन्वेस्टर्स को। दूसरा, जो एक्सचेंज रेट चेंज होता है, मतलब कि कभी भारत का जो हमारी करेंसी है, एक यूएस डॉलर के मुकाबले कभी वो 72 होती है, कभी वो 76 पे पहुंच जाती है। तो अभी लेटेस्ट ये 76 पे रही है, अभी 75 के आसपास चल रही है। तो इसका भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है ओके एक्सचेंज रेट के हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट आती है वो यूएस डॉलर के हिसाब से आती है। ओके, तो यूएस डॉलर के हिसाब से अगर आती है, तो उस हिसाब से अगर हमारी करेंसी में कुछ यहाँ पर फ्लक्चुएशन आती है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो अगर कमजोर होती है तो फायदा हो जाता है, अगर मजबूत होती है तो नुकसान होता है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर होता है। ओके, जो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्निंग होती है, तो उसको भी सही तरीके से मैनेज करना है। और क्रेडिट डिफॉल्ट मतलब जो पैसा आ रहा है कितना बड़े पैमाने पर आ रहा है। ओके, और कहीं मतलब डिफॉल्ट तो नहीं हो रहा पैसा, मतलब जो पैसा लगा इन्वेस्टर्स का डूब ही गया सारा, मतलब वापस करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। ओके, तो ये भी सिचुएशन तो नहीं कहीं हो रही। तो ये यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग बात करें कि सबसे पहला जो हेल्पफुल यहाँ पर स्टेप था, वो यही था कि अगर क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि अनाउंस किया गया था 2019-20 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो अगर उसको आगे ले आया जाता और उसको हम अभी चला रहे होते, तो ओके, तो अभी तक इसको सेटअप नहीं किया गया है, मतलब इस कॉर्पोरेशन को। तो अगर ये आता है, तो ये भी एक तरीके से क्रेडिट को कैसे एनहांस करना है, गारंटी मतलब कैसे देनी है, किस तरीके से इन्वेस्टर्स को, तो मतलब ये आश्वासन हो कि उनका पैसा आगे लगेगा और उनको अच्छा रिटर्न मिलता जाए। मतलब यहाँ पर ये इस तरीके से काम करेगा, प्रोटेक्ट करके चलेगा।
तो अभी तक इसको नहीं बनाया गया, तो इसी की बात करें कि इसको आगे प्रमोट करूं। इसके अलावा कुछ नॉर्म्स की बात कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाइक इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड्स। ओके, तो यहाँ पर ये मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही है, मतलब किसी ने अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगा हुआ है किसी बंदे का जिसने पॉलिसी दी है इंश्योरेंस, तो काफी समय तक होती है वो। ओके, तो मतलब काफी समय तक रहते हैं। तो यहाँ पर यही बात करें कि उनके जो लिए जो नॉर्म्स है, जो चाहिए कि मतलब वो आगे यहाँ पर इन्वेस्ट करे डेट सिक्योरिटीज में, तो यहाँ पर है कम से कम यहाँ पर डबल ए और यहाँ पर इससे ऊपर की रेटिंग हो, तो वहीं पर वो इन्वेस्ट करे। तो मतलब इस तरीके से यहाँ पर नॉर्म्स होने चाहिए। ओके, तो इसके अलावा अगर हम अभी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो मतलब वो रेयरली ऐसे हैं कि मतलब जो अबाउ ट्रिपल बी रेटिंग के मतलब ऊपर है। ओके, मतलब रेयरली ज्यादातर जितने भी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में चल रहे हैं, तो वो ट्रिपल बी तक की रेटिंग है उनकी। ओके, तो मतलब इनमें भी ज्यादातर कौन से यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट आ जाते हैं जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तभी होगा जब कंस्ट्रक्शन होगी, और इसके अलावा जो उसके आसपास जो अदर रिस्क होंगे उसके चलते। तो अभी इस बात को समझिए ये क्या चीज है। ओके, ये जो डबल ए यहाँ पर बात कर रहे हैं रेटिंग एजेंसी, और यहाँ पर ट्रिपल बी, देखो ये एक रेटिंग दी होती है, किसी भी इकोनॉमी को भी दे सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी को भी दे सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को भी दे सकते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पर रेटिंग देने के लिए बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। ओके, जैसे मूडीज की बात करूं, वो यूएस की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नोमुरा जो है एक करके यहाँ पर नोमुरा नाम की, ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ओके, तो भारत में भी है क्राइसिल। ओके, तो मतलब ये बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो रेटिंग देती हैं कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो एक इंडिकेशन मिल जाती है इन्वेस्टर को। अगर तो ये मतलब ये डबल ए या ट्रिपल ए जैसे ऊपर की रेटिंग है, तो फिर तो इन्वेस्टर्स जो ना आंखें बंद करके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा है इनका और अच्छा खासा मुनाफा यहाँ से निकल सकता है। जितनी रेटिंग यहाँ पर डाउनग्रेड हो जाएगी ना, उतना यहाँ पर शक का दायरा बढ़ जाएगा, उतना यहाँ पर इन्वेस्टर जो है ना वो मतलब 100 बार सोचेगा कि इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करूं या फिर ना करूं। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, S&P, मूडीज, फिच। ओके, तो ये मतलब यहाँ पर आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर ये रेटिंग का यहाँ पर सेगमेंट होता है। जैसे ये ट्रिपल ए है, डबल ए प्लस है, डबल ए, ओके, डबल ए माइनस, ए प्लस, ए माइनस, ट्रिपल बी और ट्रिपल बी प्लस और ट्रिपल बी। तो यहाँ पर ये देखो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग वो इस कैटेगरी के हैं। ओके, ट्रिपल बी के आसपास मतलब। ओके, तो ये देखो कहाँ पर आते हैं, ये लो मीडियम ग्रेड आता है ये वाला। तो ये अलग अलग ग्रेड यहाँ पर दिए हुए हैं, जितनी यहाँ पर रेटिंग्स होती हैं उसके हिसाब से। ओके, तो जितनी यहाँ पर ये सी चला गया ना, उतना मतलब कि उतना यहाँ पर रिस्क ज्यादा है उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, अगर वहां पर इन्वेस्ट किया गया तो। ओके, तो मतलब कि रिस्क यही है कि पैसा डूब सकता है। ओके, तो ये यहाँ पर ज्यादा चांसेस है। तो ये आप देख सकते हो, प्राइम, हाई ग्रेड, अपर मीडियम ग्रेड, लोअर मीडियम ग्रेड, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड। ओके, हाईली स्पेकुलेटिव, सब्सटेंशियल रिस्क, एक्सट्रीमली जो है स्पेकुलेटिव, मतलब बहुत बुरी यहाँ पर सिचुएशन है उस प्रोजेक्ट के बारे में अगर यहाँ पर सी ग्रेड आता है या ट्रिपल सी ग्रेड आता है। तो आई थिंक आपको पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। और आगे यहाँ पर बात करें कि अभी ये सारा का सारा सिनेरियो पढ़ते हुए ये चीज हमें यहाँ पर लग रही है कि हमें यहाँ पर जरूरत है एक अच्छे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की, जो कि मतलब एक ओवरसाइट बनाकर चले, मतलब निगरानी रखकर चले कि किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को चलाना है। और यहाँ पर जो भी डिफॉल्ट रिस्क निकल कर आ रहे हैं बॉन्ड पेमेंट्स के नाते, उनको यहाँ पर दूर करना है। तो बॉन्ड पेमेंट यही है, ये जो बॉन्ड मार्केट है इसको हम कॉर्पोरेट डेट को यहाँ पर कॉर्पोरेट डेट मार्केट बोलते हैं। ओके, जहाँ पर डेट मार्केट बोलते हैं, तो उसको हम बॉन्ड मार्केट भी बोलते हैं। ओके, तो बॉन्ड इशू कर दिया और जिसके चलते इन्वेस्टर से पैसा ले लिया, और जिसके मतलब हम बाद में कहते थे कि इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर जो है ना बॉन्ड खरीद लिए। तो अक्सर ये टर्म हम यूज करते हैं यूएस की टर्म में। जैसे यूएस में कोई बॉन्ड इशू करती है यूएस की सरकार, तो वो काफी सारे इन्वेस्टर्स ना दौड़े चले जाते हैं कि मतलब उनको वहां पर स्टेबिलिटी नजर आती है। ओके, स्टेबिलिटी के चक्कर में ऐसा होता है कि उनको पता होता है कि अगर पैसा वहां पर लगता है यूएस ट्रेजरी में उनका, तो वो उनको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट है और स्टेबल इकोनॉमी है ज्यादातर। अगर मैं यूएस की बात करूं, यूएस की सरकार की बात करूं, तो अक्सर ये पिछले महीने में भी ये देखने को मिला था, भारत की मार्केट में काफी पैसा निकल गया और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो गया जाकर जो है जो यूएस ने जो बॉन्ड इशू किए थे उसमें चलते। ओके, तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत की मार्केट के साथ ही ऐसा हुआ था, एशिया के जितने भी यहाँ पर बड़ी इकोनॉमीज थी उन सबके साथ ऐसा देखने को मिला था। ओके, जिसको हम कहते हैं कि सेंसेक्स गिर गया या फिर निफ्टी गिर गया, तो तभी गिरता है जब पैसे का फ्लो निकल जाए ओके मार्केट में से और किसी और इकोनॉमी में चला जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर बात करते हैं कि बॉन्ड पेमेंट के रिगार्डिंग जो भी रिस्क है ना उनको दूर करना है। तो उसके लिए यहाँ पर ओवरसाइट रखने के लिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म हमें बनाना होगा। जैसे यहाँ पर जो एक्सेस इंटरेस्ट स्प्रेड होता है, मतलब सबसे से ज्यादा जो इंटरेस्ट होता है, तो उसको यहाँ पर किस तरीके से कंट्रोल करके चले। कैश जो है ना, कैश कोलेटरल कितना है यहाँ पर यहाँ पर कंपनी के पास, उसको देखना है, क्योंकि
तो क्या वो आने वाले समय में पेमेंट कर सकती है और जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है उसकी कंपनी में। इसके अलावा पार्शियल क्रेडिट गारंटीज, तो ये भी जो ना क्रेडिट गारंटी, तो ये भी एक तरीके की स्कीम होती है, जैसे है ना जो बड़े लैंडर्स जैसे बैंक वगैरह होते हैं, बड़े लैंडर्स हैं, मतलब उनको श्योरिटी दी जाती है कि अगर मतलब जिनको भी उन्होंने लोन दिया, जैसे कोई छोटी इंडस्ट्री है, लोन दिया है उसको नहीं चुका पाई, तो उसको मतलब थर्ड पार्टी कोई होगी जो मतलब कोई ना कोई उसके लॉसेस को पूरा करेगी। तो यहाँ पर एक थोड़ी बहुत ना उनको क्रेडिट गारंटी मिल जाती है कि मतलब जितना पैसा लगा है ना, तो वो मतलब उनको वापस होगा। तो बिल्कुल ये इन्वेस्टर्स के मायने में भी यही बात करें तो इन्वेस्टर्स ही एक तरह के लैंडर है ना, जो पैसा अपना दे रहे हैं। ओके, तो उनको उसके बेकायदा रिटर्न मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो मतलब उसको कोई पार्शियल क्रेडिट गारंटी भी दो। ओके, तो ये भी मतलब अगर ये रिस्क हटाते हो ना, मतलब कि ये अगर गारंटी वगैरह देते हैं तो उनका इंटरेस्ट जागेगा कि कोई बात नहीं, अगर मैं पैसा लगा भी देता हूँ तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं। तो यार पार्शियल क्रेडिट गारंटी मिलती है तो कुछ ना कुछ पैसा वापस आ जाएगा। इसके अलावा बात करें एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो जो यहाँ पर पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड के द्वारा जितने भी एसेट्स उनके अंतर्गत काम करते हैं, उनकी कुल कीमत जो है ना 55 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये 55 लाख करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट होती है। तो अगर इसमें से पैसा निकाल कर लगता है ना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी या रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी, तो हो सकता है जो पैसे की कमी रहती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो मतलब जिनका डिले हो जाता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलते चलते कई बार काम रुक जाता है कि पैसे की कमी हो जाती है, तो ये पैसे की कमी दूर हो सकती है। इसके अलावा बात करें कि जो एनहांस पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के चलते हमें यहाँ पर चाहिए कि अच्छे तरीके से नीति बनाकर चले और अच्छे तरीके से जो है ना रिसोर्स एलोकेशन हम कर पाए, उनको भी स्टेप अप करें फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट। सही तरीके से पैसा आता रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर कोई पुल बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, तो टाइमली मैनर में काम कंप्लीट होगा और यहाँ पर ज्यादा मतलब कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो जितनी ज्यादा लेंथ होती जाएगी ना, जितनी ज्यादा मतलब समय लगता जाएगा किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, तो उतना ज्यादा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि जो पहला भी पैसा उसमें लगा है ना, मतलब जितना भी काम हुआ है, अगर मैं हाईवे बना रहा हूँ कोई, तो वो भी लोगों से पैसा उठाकर ही हुआ है। ओके, तो उसमें भी कर्जा लेकर ही काम किया गया है। तो आगे के लिए यहाँ पर जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक हम यहाँ पर रेवेन्यू नहीं जुटा सकते। ओके, जैसे मैं यहाँ पर हाईवे की एग्जांपल हूँ, तो लास्ट में टोल प्लाजा लगते हैं, जब जब बाद में आपसे पैसा ऐंठा जाता है। ओके, तो वो पहला जो पैसा लगा होता है ना, तो उसी को पूरा करते हैं, और जिन जिन्हें भी पैसा लगाया था तो उनको इंटरेस्ट जो है वो वापस करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये काम चलता है। जब डिले हो जाता है तो तब दिक्कत आती है। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको भी यहाँ पर रिस्क मिटिगेशन के प्रोडक्ट्स चाहिए, जो कि वो रूटीन करेंसी को मैनेज कर सके, इंटरेस्ट रेट को मैनेज कर सके, और जो जो क्रेडिट रिस्क होते हैं ना, तो उसको मैनेज कर सके खुद से। मतलब इस तरीके से उनके पास भी कुछ टूल्स होने चाहिए। ओके, तो खुद के हिसाब से वो निर्णय ले सके। तो यहाँ पर यही बात करें कि अभी काफी सारा काम जो है ना इसी यहाँ पर इसी मायने में चल रहा है। ओके, तो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो यहाँ पर क्रेडिट रिस्क की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बात करें कि एक लॉ अभी रिसेंटली ना उसमें बदलाव लाया गया है उस कानून में, तो जिसमें यहाँ पर अलाउ किया गया है नेटिंग ऑफ एक्सपोजर on derivative instruments, but the norms for credit default swaps have yet to be put in place। तो अभी मतलब कहने की डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के तहत मतलब आप अगर जो एक्सपोजर है ना, एक्सपोजर जो आपका उसको बढ़ाया गया है कि कितने बड़े पैमाने पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप आइए आगे। लेकिन जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ना, तो उसके रिगार्डिंग जो नॉर्म्स है, तो उनको अभी तक यहाँ पर सही नहीं किया गया है। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है, तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर कोई लैंडर किसी बोरोवर को पैसा दे रहा है, ओके, तो पैसा दे दिया उसको ब्याज के ऊपर, तो वो उसको अगर लेंडर को लगा कि अगर जिसको मैंने पैसा दिया तो वो आने वाले समय में डिफॉल्ट हो जाएगा, मतलब कि वो डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा, पैसा चुका नहीं पाएगा ना, तो उसी रिस्क से बचने के लिए जो लेंडर है वो क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, किसी और दूसरे बैंक को भी ना यहाँ पर पार्टिसिपेट साथ में करेगा, उसी के साथ यहाँ पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एग्रीमेंट कर लेगा। ओके, तो अगर मतलब कि अगर पर्टिकुलर बंदा जिसने लोन उठाया था अगर वो फेल हो जाता, तो यहाँ पर उस बैंक के साथ जो दूसरा बैंक होगा ना, तो यहाँ पर वो इकट्ठे अब उसको मतलब वो जो ना अब्जॉर्ब करेंगे उसको, मतलब जो रिस्क होगा तो उसको इकट्ठे झेल लेंगे। ओके, तो बिल्कुल ये चीज यहाँ पर इन्वेस्टर्स के माइंड में भी, तो इन्वेस्टर भी एक तरीके का लेंडर ही है जो पैसा अपना ब्याज पे दे रहा है। तो यहाँ पर अभी इसके रिगार्डिंग ना क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के रिगार्डिंग अभी कुछ काम नहीं किया गया अच्छे तरीके से, तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। और इसके अलावा बात करें कि अगर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की बात करें, तो यहाँ पर इसमें भी अभी काम करने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, तो मतलब ये भी बात की जा रही है कि वो भी जो है ना अभी ट्रेड कर सकते हैं रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव मार्केट में, मतलब कि जहां पर रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो है ना लग रहा है, तो उस हिसाब से जो मार्केट बनी हुई, जो डेरिवेटिव मार्केट वही है, बॉन्ड्स वगैरह, जहां पर जो है ना बॉन्ड मार्केट जिसको बोलते हैं, कॉर्पोरेट मार्केट जिसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं जो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए। अगर हम बात करें डिटेल की और जो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं अगर उनकी बात करें, तो यहाँ पर यही बात करें कि बहुत सारी रेजिडेंसी जो है ना
बहुत सारी रिजिडिटीज और भी हैं, मतलब कठिनाइयां और भी हैं इस मार्केट में, जिसको जो कि दूर करने की जरूरत है। तो इन ग्लिचेस को एंड एरर्स को यहाँ पर है ना हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करेंगे तभी जो है आगे बढ़ पाएंगे, तभी जो है वाइब्रेंट मार्केट जो है ना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम डेवलप कर पाएंगे आने वाले समय में। तो अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं रियल लाइफ वैक्सीनेशन एज क्लिनिकल ट्रायल। तो देखो, जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होनी थी तो उससे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं अलग अलग फेसेस में। तो यहाँ पर 3 फेसेस में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, पहले कुछ लोगों के ऊपर, फिर बाद में यहाँ पर जो ना अप्रूवल मिली है उन पर्टिकुलर वैक्सीन को, मतलब कि अब उन्हीं वैक्सीन को अभी आगे लगाया जाएगा, जहां पर मतलब कि पूरी मास ड्राइव होगी, जो एंटायर पॉपुलेशन उनको कवर किया जाएगा। जैसे अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो यही 2 वैक्सीन जो मतलब बड़े पैमाने पर जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे भारत में, जो वैक्सीनेशन का यहाँ पर ड्राइव चल रही है उसके तहत। तो अभी यही बात कर रहे हैं कि अभी रियल लाइफ जो वैक्सीनेशन हो रही है ना, तो उसको एज ए क्लिनिकल ट्रायल्स लेकर भी आप जो है रिसर्च कर सकते हो। पता चल जाएगा कि आने वाले समय में मतलब कि कितने बड़े पैमाने पर साइड इफेक्ट वगैरह हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो यही बात करेंगे। अभी 1 मई से क्या होने जा रहा है, 1 मई से हमने जो अपना वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा था तो उसको और एक्सपेंड कर दिया। तो एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन को अभी हम कवर करेंगे, 18 साल से ऊपर जिनकी भी उम्र है, तो सबको यहाँ पर वैक्सीनेट किया जाएगा। ओके, 1 मई से। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ये भी बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो डाटा है ना, तो वो यहाँ पर इकट्ठा करें, ताकि कि उनको एनालाइज किया जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके कि यहाँ पर वैक्सीन का क्या इम्पैक्ट हुआ बड़े पैमाने पर। ओके, तो यहाँ पर यही बात करें कि गवर्नमेंट को अभी क्या करना है, तो ऐसा एक सिस्टम बनाना है जिसके चलते यहाँ पर ना अलाउ करें जितने भी वॉलंटियर्स, मतलब जिनको वैक्सीनेशन मिल चुकी है, ओके, जिन्होंने वैक्सीन प्राप्त कर ली है, कि वो जो है ना अपना हेल्थ रिलेटेड डाटा जो है ना उसको शेयर करें। ओके, जो कि मतलब अभी अनाम है, मतलब गुमनाम है अभी। ओके, तो मतलब वो अपने आप को शो करें कि अपना हेल्थ रिलेटेड डाटा बताएं कि वैक्सीन लगने के बाद उनके बॉडी में क्या चेंजेस वगैरह आए, मतलब हेल्थ इश्यूज क्या आए। क्योंकि जिसके चलते अगर ग्रुप में और बड़े पैमाने पर ये ऐसा हमें डाटा मिलता है तो एनालाइज करना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा कि क्या इम्पैक्ट है वैक्सीन का। आगे यही बात करेंगे पूरी दुनिया में कोविड-19 वैक्सीन की अगर बात करें, तो यहाँ पर इमरजेंसी अप्रूवल्स भी दी जा चुकी हैं। ओके, तो यहाँ पर लॉन्ग और प्रोट्रैक्टेड ट्रायल जो है ना वो हुए हैं। तो उसके बाद जो है ना वैक्सीन डेवलपर्स जो है ना आगे बढ़े हैं, समझ पाए कि क्या क्या यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब जब जब भी उन्होंने यहाँ पर ट्रायल वगैरह किए हैं, तो यहाँ पर उनको पता चला कि किस तरीके से वैक्सीन इंटरेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी के साथ, और किस तरीके से हमने जो है ना आगे जो है चेंजेस करना है, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है उनको कैसे सही सही करना है। तो यहाँ पर अभी जरूरत है कोविड-19 वैक्सीन की। तो यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल जब भी हुए थे, तो वो गिने चुने लोगों के ऊपर हुए थे, तो उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर एफिशिएंसी बनाई गई कि किसी की एफिशिएंसी 80% आ गई, किसी की यहाँ पर जो है 90% आ गई। वो तो गिने चुने लोगों के हिसाब से वो चीज हुई थी। तो अभी एंटायर पॉपुलेशन के हिसाब से होगी तो ज्यादा डाटा जो है ना क्लियर होगा आपके सामने। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो लॉन्ग और लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल है ना, तो अभी पहले तो वो ट्रायल में हिस्सा उन्होंने लिया, तो अभी अगर पूरे मास ट्रायल के हिसाब से आप डाटा इकट्ठा करते तो उसका ज्यादा फायदा, ज्यादा आपके पास रिसर्च जो है ना वो आने वाली है। और इसी के चलते आगे बात करेंगे जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि भारत की यहाँ पर एपेक्स मेडिकल रिसर्च बॉडी है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ ना भारत बायोटेक तो और आईसीएमआर, तो इन दोनों ने मिलकर ही खुद की रिसर्च करके कोवैक्सीन का निर्माण किया है। ओके, जो कि अभी लगाई जा रही है वैक्सीन ड्राइव के चलते। 2 ही वैक्सीन लग रही है, कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड। और यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि इस आईसीएमआर को यहाँ पर एक तरीके से एक प्रोटोकॉल को फॉलो अप करना होगा। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन जो सेंटर्स हैं तो उनको इनको यहाँ पर कहना होगा कि मतलब कि जिन जिन भी यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया ना, तो मतलब कि उनका डाटा जो है ना, ओके, तो वो उनको प्रदान किया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोटोकॉल बनाया जाए कि मतलब जिन जिन को भी वो वैक्सीनेट कर रहे हैं उनका यहाँ पर प्रॉपर डाटा रखें, ताकि जो कि आने वाले समय में स्टडी की जा सके उसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर जो वॉलंटियर्स जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा सके कि मतलब उनका पीरियोडिक चेकअप जो है ना वो भी हो, मतलब साथ ही साथ, मतलब जिसके तहत ओवरऑल पूरा सिनेरियो जो है ना वो सामने आ जाए। तो यहाँ पर इजराइल की एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पर उसने भी ऐसी कमिटमेंट की थी। तो यहाँ पर ऐसी जो उसने अपनी mRNA वैक्सीन बनाई थी ना, तो उस समय भी इसी तरीके से यहाँ पर डाटा लिया गया था वॉलंटियर्स जिनके मतलब जिनको वैक्सीन लग गई, उसके बाद क्या क्या रिजल्ट निकल कर आया, और रूटीनली चेकअप में क्या क्या यहाँ पर इम्पैक्ट पाया गया। तो उस सब चीज को उन्होंने इनको पता चल गया। ओके, तो उसी हिसाब से फर्दर रिसर्च उनकी आसान होगी और अच्छे तरीके से और जो मतलब एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। तो ये जो आरएनए वैक्सीन है ना, तो ये भी एक तरीके की ऐसी वैक्सीन है। ओके, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं रिबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इसका मतलब आरएनए का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर देखो ये भी ना एक पुरानी रिसर्च थी जिसके ऊपर फर्दर स्टडी की गई। इसमें ऐसा होता है कि जो वायरस है
ठीक है, वायरस का ही जो कुछ अंश होता है ना, तो वो यहाँ पर सेल्स में मतलब डाला जाता है, जिसके चलते फिर वही जो है ना वायरस आगे मतलब एंटीबॉडीज डेवलप करता है। और जो मतलब अगर कोई बीमारी लग सकती है ना, तो आने वाले समय में उसी वायरस का मुकाबला करता है जो अंदर हमने यहाँ पर वायरस का एक छोटा सा कंटेनमेंट भेजा था। तो वही मतलब एज ए एंटीजन, वही एज ए एंटीबॉडी वर्क करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एमआरएनए वैक्सीन है ना, वो डेवलप की जाती है। ओके। तो ये शुरुआत में चूहों के ऊपर इसके ऊपर ऐसा ट्रायल होता था, फिर बाद में रिसर्च पाई गई अच्छी, और फिर बाद में वैक्सीन निर्माण करना शुरू कर दिया एमआरएनए वैक्सीन के थ्रू। ओके, अलग अलग देशों के द्वारा। तो इसको भी कहा जा रहा है कि ये भी कोविड-19 में अच्छा जो है ना रोल अदा कर सकती है। हालांकि यहाँ पर कोई अभी अप्रूवल वगैरह नहीं है इसकी, कोई मतलब किसी भी देश ने अप्रूवल नहीं दी है कि इसको यूज करना है। तो वो जो नॉर्मल वैक्सीन बनी है, तो अभी उन्हीं का यूज किया जा रहा है। तो इसके चलते यही बात कर रहे हैं कि मतलब कि अगर आने वाले समय में इस अप्रोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो मतलब कि जो डाइवर्सिटी है ना हमारी पॉपुलेशन की, हमें वो भी पता चल जाएगी कि कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा इम्यून है, कि कौन से एरिया की पॉपुलेशन कम इम्यून है, कहाँ पर फ्यूचर में आने वाले समय में ज्यादा केसेस हो सकते हैं, कहाँ पर कम हो सकते हैं, कहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करना है तो किस चीज के ऊपर कंट्रोल करना है, अगर वैक्सीन में भी कुछ चेंज करना है तो कहाँ पर चेंज करना है। तो ये सब चीजें हमारे पास स्पष्ट स्थिति हो सकती है आने वाले समय में, अगर जो है ना हम वॉलंटियर्स का डाटा जो है ना, जो हेल्थ डाटा है, उसको स्टडी करके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर यही बात करें कि इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक्सट्रीमली यूजफुल होगी, और यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम स्टडी कर सकेंगे। इसके अलावा जो वैक्सीन परफॉर्मेंस है, जो अलग अलग सेगमेंट्स है पॉपुलेशन के, तो उससे हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या इम्पैक्ट वैक्सीन का देखने को मिला। और जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मल्टीपल डाटा पॉइंट्स के हिसाब से मिलती है, मतलब जो जो भी डाटा हमें चाहिए इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट के रिगार्डिंग, तो आने वाले समय में जो वैक्सीन डेवलपर्स होंगे डिफाइन कर सकेंगे अपनी वैक्सीन को, और मतलब सही तरीके से जो है ना फॉलो अप कर सकेंगे नए शॉट्स को, नई थेरेपीज को। मतलब अगर पहली वाली काम नहीं आई, तो इस पर्टिकुलर रीजन में ये वाली थेरेपी लगा लो। ओके, तो ये वाली वैक्सीन भेज दो इस पर्टिकुलर रीजन में, मतलब जहां पर ज्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं। और आखिर में ऑथर क्या बात करें, आखिर में यही बात कर रहे हैं कि अगर ये एक्सरसाइज करते हैं, वॉलंटियर्स का डाटा इकट्ठा करते हैं जिनको वैक्सीन लगी है, तो उससे आने वाले समय में जो है ना नई कोविड वैक्सीन जो ना उसको उसमें भी बनाने का फायदा होगा। इसके अलावा और भी काफी फायदा होगा, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मतलब वायरस के साथ साथ जो यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो मतलब उसके चलते हमें यहाँ पर फायदा हो सकता है कि नई थेरेपीज भी हम यहाँ पर डेवलप करें। ओके, कैसे कोविड-19 से डील करना है, कैसे क्योर करना है। ओके, तो मतलब और भी जो है ना इसके रिलेटेड जो बीमारियां अगर हैं, अगर वायरस और फैलता है तो क्या म्यूटेंट उसके होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या वैक्सीन काम आ सकती है, तो उसके बारे में भी हमें रिसर्च मिल सकती है अच्छी खासी। तो इस प्रोसेस को अभी शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, अमेरिका फाइनली फील्स इट, बाइडेन्स कोविड स्टटर शोज पब्लिक डिप्लोमेसी मैटर्स ड्यूरिंग ए क्राइसिस। तो इस आर्टिकल में बेसिकली ऑथर बात कर रहे हैं कि अमेरिका को मतलब अभी समझ आई, काफी लेट समझ आई कि भारत को कुछ चीजों की जरूरत है, जिसके चलते वो यहाँ पर अपनी लड़ाई जारी रख सकता है कोविड-19 के खिलाफ भारत में। तो जिसको कि देने में अमेरिका मना कर रहा था, जो कि कोविड-19 का जो रॉ मटेरियल था, मतलब जिससे दवा बनती है, वैक्सीन बनती है, उसकी सप्लाई मतलब बंद रखी हुई थी। और इसके अलावा जो यहाँ पर और भी जिस तरीके से भी मदद बनती थी ना, तो वो नहीं दे रहा था। तो अभी अमेरिका राजी हो गया कि वो सब कुछ करेगा। ओके, तो अभी यही बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में ऑथर की, ये कॉन्फिडेंस का क्राइसिस था, मतलब विश्वास नहीं था आपस में, या फिर यही ये भी कह सकते हैं कि क्राइसिस क्राइसिस ऑफ साइलेंस, मतलब कि चुप्पी, कोई बोला ही नहीं अमेरिका। जब भारत यहाँ पर बार बार यहाँ से ट्वीट भी जाते थे, भारत सरकार कहती भी थी। ओके, जब आखिर में भारत सरकार ने रिक्वेस्ट की, तब जाकर जवाब आया कि हम नहीं देंगे आपको जो वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल। ओके, तो अभी बाद में 2 दिन बाद जो है ना फिर पलट गए अपने बयान से। तो अभी ये क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस कह रहे हैं कि आपस में विश्वास की कमी है, दोनों देशों के जो संबंध है ना उसमें। ओके, तो इंडिया की जो यहाँ पर दर्द था ना भारत का, तो मतलब वो इनविजिबल था यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। ओके, तो अभी सबसे काफी जो है लेसन अभी उनको सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है वो यही है कि यहाँ पर जो पब्लिक डिप्लोमेसी होती है वो मैटर करती है, जब भी यहाँ पर संकट का समय हो। ओके, तो यहाँ पर अगर ये सब कुछ ना हो, तो ये फिर इसके अलावा सब कुछ मतलब कह सकते हैं कि जैसे डूम स्टे होता है ना, मतलब कि सबसे खराब हालत या खराब सिचुएशन होती है, तो बस बिल्कुल वही कंडीशन होती है। तो यहाँ पर पब्लिक डिप्लोमेसी का क्या मतलब है, जैसे देखो बहुत तरीके की डिप्लोमेसी होती है। तो जब भी किसी दो देशों में टाई अप बनता है ना, मतलब रिलेशंस बनते हैं, तो डिप्लोमेट वहां पर डिप्लोमेट्स तैनात होते हैं, तो जिसके चलते आगे जो भी कोई एक्ट होता है, कोई यहाँ पर टेररिज्म का एक्ट हो गया, उसके रिगार्डिंग दो देश में आपस का क्या संबंध है, वो सब कुछ यहाँ पर डिप्लोमेसी होती है। तो डिप्लोमेसी में ज्यादातर ऐसा ही होता है कि अंदर कुछ बात दिल में और होती है, लेकिन सामने हम जो ना वो बात नहीं कर सकते डायरेक्टली उसको।
अगर हम कह दें जैसे अगर म्यांमार और भारत की डिप्लोमेसी की बात कर ले तो शरेआम जो है ना वहां पर हत्याएं की जा रही है म्यांमार में लोगों की, लेकिन भारत फिर भी सीधे रूप से उसको कुछ नहीं कह सकता। ओके, अगर सीधे रूप से कुछ कहता है ना तो मतलब फिर वो म्यांमार चाइना के पाले में चला जाएगा। ओके, तो ये मतलब ये सिचुएशन रहती है, ना तो चाइना अभी बोला है कुछ, ना ही भारत कुछ बोला। अगर चाइना कुछ बोलता हो सकता है म्यांमार भारत के पाले में चले जाए कि मतलब चाइना तो हमारे खिलाफ है, हमें सपोर्ट ही नहीं करता। तो ये कुछ बातें डिप्लोमेसी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर पब्लिक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं कि मतलब जो जनतक मतलब जो जनता जो सोचती है ना किसी दो देशों के बारे में, तो उसका भी प्रभाव जो है ना पॉलिटिक्स के ऊपर काफी होता है। ओके, तो देखो वाइस प्रेसिडेंट जो है यूएस की, तो वो एक मतलब इंडियन लेडी है, मतलब कि मतलब इंडियन ओरिजिन की है, जिनका नाम है कमला हैरिस। ओके, तो मतलब उनको क्यों वाइस प्रेसिडेंट लगाया गया, तो रीजन तो वही था ना कि मतलब जो इंडियन वोट्स हैं उनको यहाँ पर हासिल किया जाए यूएस में जब भी इलेक्शंस हो। तो अभी अगर ऐसा सिचुएशन बनती है कि अमेरिका सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कि भारत बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमें रॉ मटेरियल्स की सप्लाई भेजिए, तो फिर अभी उसको धीरे धीरे समझ आ रही आई है कि मतलब कि वो लोग तो वहां पर भी रह रहे हैं इंडियंस। ओके, तो अब अभी इंडियंस की ही मदद करनी, तो उसके लिए यहाँ पर मना कर रहे हैं। तो पहले मना करते रहे, बाद में जब थोड़ा समझ आया, ओके, बातचीत हुई, तो फिर अभी जारी कर दिया कि अब जो है हम सिचुएशन को मतलब वर्स नहीं होने देंगे, जो भी सप्लाई चाहिए इमीडिएट इफेक्ट से भेजी जाएगी इंडिया में। ओके, तो अभी यही बात कर रहे हैं कि अभी समय यही है। ओके, मतलब जो यहाँ पर बड़ा जो अमेरिकी जहाज है, मतलब जो राज्य का जहाज है, मतलब काफी बड़ा स्टेट है अमेरिका, तो मतलब उसने अपनी डायरेक्शन में शिफ्ट देखा है। ओके, तो मतलब अभी कुछ शब्द वो बोला है कि मतलब जो डैमेज उसके द्वारा हो चुका है पहले, मतलब वो पहले कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अभी उसके रिगार्डिंग कुछ बोला है कि मतलब वो आगे काम करेगा। ओके, तो इस तरीके की यहाँ पर सिनेरियो पेश की जा रही है। और आगे यही बात कर रहे हैं कि मतलब कि ऐसे अंधेरे में कुछ सिनेरियोस बनाए गए हैं, कुछ यहाँ पर ना मतलब विवादित थ्योरीज बनाई गई हैं कि मतलब जनता मतलब जो जनता के आसपास फैली हुई है, जिसको हम कहते हैं ना कि मतलब कि जो यहाँ पर कोई मेन रीजन था उसकी बातें फैल गई। तो मतलब रीजन ये बताया जा रहा है, मतलब जिसको कि ऑथर बेतुका बोल रहे हैं, एब्सर्ड बोल रहे हैं, कि मतलब सबसे बेतुका जो यहाँ पर क्लेम दिया जा रहा है कि बाइडेन के आसपास के जो लोग तैनात है, मतलब आसपास जो भी डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडियंस वहां पर काम कर रहे हैं या फिर अमेरिकी काम कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे लोग मतलब काम कर रहे हैं जो कि नरेंद्र मोदी को एज ए हथियार यूज करते हैं अपनी इमेज बनाने के लिए, कि हम जो है ना जो आपको बता रहे हैं जो बाइडेन को सबसे बढ़िया बात बता रहे हैं। तो ये इसको इस बात को ना इस कॉन्स्पिरेसी को सबसे बेतुका बात कर रहे हैं कि जब ये क्लेम दिया जा रहा है कि जो बाइडेन को पता ही नहीं है कि क्या करना है, या फिर जो बाइडेन की जो यहाँ पर मिनिस्ट्री की जो उसकी यहाँ पर टीम है ना, तो मतलब वो उसको सही तरीके से गाइड ही नहीं कर रही। तो ये मतलब बात बिल्कुल बेतुका कही जा रही है। ओके, तो ये सही नहीं है। तो पब्लिक स्क्वायर में यही बातें फैली हुई हैं, यही थ्योरीज जो है ना मतलब फैली हुई है कि बस तरीके से ये सिनेरियो बन गया था, जिसके चलते अमेरिका को पता ही नहीं चला, सपोर्ट ही नहीं कर पाया। ओके, तो ये चीज मतलब सही नहीं है। ओके, तो देखो जब भी यूएस में कोई भी सरकार बनती है ना, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, तो जितने भी वर्ल्ड के जितने भी रीजन्स आते हैं ना, तो उसके रीजन के हिसाब से भी यहाँ पर उनकी टीम्स बनती हैं, डिपार्टमेंट्स बनते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में गाइड करते रहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को। ओके, तो अभी अगर भारत के रिगार्डिंग बात करो तो इसके रिगार्डिंग भी अलग से टीम होती, तो ये भी एजेंडा पीपल मतलब उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं कि मतलब कि जिन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश की कि अपनी यहाँ पर इमेज बनाने के लिए राष्ट्रपति के सामने, तो मतलब कि उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, तो मतलब वो नहीं अदा की। तो यहाँ पर ब्लेम यही लगाया कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसी की वजह से ज्यादा तबाही हुई है वहां पर भारत में। तो भारत मतलब जिसके चलते सही तरीके से सिचुएशन जैसे कंट्रोल की जा सकती थी भारत में, वो कंट्रोल नहीं की गई। ओके, तो मतलब कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर टारगेट बनाया गया, भारत सरकार को टारगेट बनाया गया। तो मतलब ये जो लोग टारगेट बना रहे थे, तो ये भी तो वहीं से बिलोंग करते थे ना। ओके, तो मतलब ये सिचुएशन यहाँ पर पेश की, जिसके चलते अभी यूएस जो ना वो एक तरीके से बलि का बकरा बन गया अभी। ओके, तो मतलब जो इनके जो जो रिलेशंस थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे इंडिया और यूएस के बीच में, तो वो खराब होने अभी शुरू हो गए। तो इस तरीके का यहाँ पर सिनेरियो बना हुआ है अभी। तो यहाँ पर जो ट्विटर जो होते हैं, ट्वीट्स वगैरह होते हैं, तो उनकी यहाँ पर जो बुद्धि है, हम कह सकते हैं कि जो जानकारी समझदारी है, वो तो ये यही कहती है कि मतलब एक डिक्लेयर्ड दुश्मन होना ना वो सबसे बढ़िया है। कि पता है कि पाकिस्तान डिक्लेयर्ड दुश्मन है, कि वो है हमारा दुश्मन कंट्री है। ओके, मतलब वो सबसे बढ़िया है, rather than कि हमारे पास कोई मतलब शक्की दोस्त हो। जैसे हम अगर यूएस की बात कर लें, तो उसको शक्की दोस्त कहा जा रहा है कि मतलब पता नहीं है कल को मदद करेगा भी या नहीं करेगा। तो मतलब हमेशा क्वेश्चन मार्क ही रहता है जब भी यूएस इंडिया के रिलेशंस की बात होती है। तो अभी तो देखो सुधरे हैं रिलेशंस फिर भी पिछले समय के हिसाब से, लेकिन कोई समय ऐसा भी था जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो मतलब उनको तो बिच तक बोलते थे जो यूएस के राष्ट्रपति होते थे उस समय में। ओके, तो समझ लो कि मतलब कितने मतलब खराब रिलेशंस थे यूएस के इंडिया के साथ। ओके, उस समय में तो पाकिस्तान को यूएस हमेशा उस समय सपोर्ट करता था। ओके,
तो अभी का जो है अभी सिनेरियो काफी बदलाव हुआ, लेकिन अभी भी क्वेश्चन मार्क रहता है कि मतलब कठिन समय में ये मदद करेगा या नहीं करेगा, इसका कुछ पता नहीं है। तो इसलिए हमारा एक परमानेंट दोस्त है जिसको हम बोलते हैं रशिया। ओके, तो अभी रशिया ने भी देखो, उसने अभी कुछ नहीं हमने कहा, लेकिन खुद से उसने ऑफर कर दिया कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई भी आपको भेजेंगे, और जो रेमडेसिविर नाम का एक ड्रग होता है जो कि कोविड 19 के खिलाफ लड़ने के लिए काम आता है, वो भी भेजेंगे। तो ऑफर किया है, तो ये भारत के ऊपर, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तभी वो सप्लाई भेजेंगे आगे। ओके, तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन किसी देश में बनती है ना, तो पड़ोसी मुल्क अगर है या फिर कोई दोस्त मुल्क है, तो वो हमेशा ऑफर करता है पहले। ऐसा नहीं कि पहले मतलब लगाकर ढेर भेज देता है, पहले ऑफर करता है कि वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। तो ये डिग्निटी के भी ऊपर सवाल आ जाता है ना, कि कोई देश मतलब उसकी डिग्निटी मैटर करती है। ओके, तो ये यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर अभी मुफ्त में बात करें कि इंसल्ट, मतलब जो इंसल्ट हुई किनकी हुई, जो यहाँ पर कमला हैरिस है, जो वाइस प्रेसिडेंट है मौजूदा राष्ट्र अमेरिका में। तो अभी उनको बनाया गया राष्ट्रपति, तो अगर इंडियंस में से वो चुनी गई है जो है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, तो मतलब तो यही है ना कि मतलब अपने जो इंडियन एसेस्ट्री उसको प्रूव करेंगे इंडियंस के सामने, कि मतलब इंडियंस का फायदा वो करवाएं किसी ना किसी तरीके से अमेरिका में भी, और मतलब जो हमारा इंडिया उसका भी। ओके, लेकिन मतलब इस तरीके का कोई सिनेरियो बनता हुआ नजर नहीं आया, तो मतलब एक तरीके से उनकी मुफ्त में इंसल्ट होगी, तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, ऑथर तो इसके अलावा और भी बात कर रहे हैं कि ये मतलब जो सिचुएशन बनी थी इसको इग्नोर किया जा सकता था। ओके, तो अभी जो है ना गुडविल जो है ना, उसका अभी मतलब नुकसान हुआ है। अभी जो यूएस और इंडियन के जो रिलेशंस है, मतलब जो यहाँ पर पब्लिक है ना, तो जो अगर इंडियन पब्लिक की बात करें, तो मतलब हार्ट एंड माइंड्स की बात करें, तो यहाँ पर नुकसान हुआ है गुडविल का। तो अभी इसको डिनाई नहीं हम कर सकते। ओके, तो अभी इसको समय लगेगा रिकवर होते होते इन रिलेशंस को दोबारा। तो मतलब अगर अमेरिका की अगर हम बात करें ना, तो वो मतलब उनका ऐसा रहता है कि वो कभी हिस्ट्री को याद नहीं रखते। अगर हम इंडियंस की बात करें ना, तो वो हिस्ट्री को कभी भूलते नहीं है। तो मतलब इंडियंस हमेशा याद रखेंगे कि मतलब अमेरिका ने क्या रिस्पॉन्स दिया था कभी, मतलब हिस्ट्री में कोई एक बड़ी महामारी आई थी, तो अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स रहा था। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन अभी बन चुकी है। ओके, तो अभी दोनों साइड्स अगर अगर कदम बढ़ाती हैं आगे, जैसे अभी अमेरिका ने बढ़ाया, अगर सपोर्ट भेज रहा है, अगर अच्छे तरीके से यहाँ पर मदद हो पाती है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो नुकसान हुआ है वो दोबारा से रिपेयर हो सके। तो यहाँ पर आगे कुछ बातें कर रहे हैं औसत, तो कह रहे हैं कि जैसे सबसे पहली बात कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब कोई भी अगर दोस्त क्राइसिस में हो ना, तो उसको मतलब एक्नॉलेज करना कि हाँ भाई वो बंदा अभी क्राइसिस में है, तो उसको कोई ना कोई बात करके उसको सपोर्ट दे दी, या बात कह दी कि भाई हम आपके साथ हैं। तो ये कुछ ना कुछ कहना बहुत जरूरी होता है। जैसे भारत अभी क्राइसिस में था, तो अगर यूएस हमारा दोस्त है, तो उसको यहाँ पर इसको एक्नॉलेज करना चाहिए था कि हाँ भी वो क्राइसिस में है, जैसे रशिया ने किया। ओके, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो मतलब सिर्फ गूंगे जैसे लोग होते हैं, वैसे वैसे मतलब यहाँ पर जो था मतलब रिप्रेजेंटेशन थी यूएस के द्वारा। तो यहाँ पर जो स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन थे, तो अगर वो बोले भी तो कुछ भी नहीं बोले। ओके, तो मतलब कि अगर जिस सेंस में यहाँ पर बात करनी चाहिए थी, कुछ कहा ही नहीं। ओके, तो अभी इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर जो सेंसिबल और सेंसिटिव, यहाँ पर जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए थी ना, तो वो यहाँ पर मतलब एब्सेंट थी, नहीं थी। तो खास तौर पर अगर हम बात करें यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब कि काफी दिनों से, जब से भारत यहाँ पर काफी दिनों से कर रहा है, ये 1-2 महीने से ऊपर समय हो चुका है जब से रॉ मटेरियल्स की डिमांड कर रहा है। ओके, जो हमारी अलग अलग कंपनीज है वो डिमांड कर रही है। ओके, तो मतलब कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर सपोर्ट करनी चाहिए थी, कुछ स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि इसके रिगार्डिंग कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इंडिया की मदद के चलते। ओके, तो लेकिन यहाँ पर ये कुछ भी नहीं किया गया, तो इसको सबसे बड़ी भूल कहा जा रहा है। ओके, ऑथर की तरफ से ये सब चीजों को। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मतलब जो एजेंसीज प्रोसेस है ना, मतलब जो भारत की एजेंसीज हैं या फिर इंडिया जो यूएस की एजेंसीज, तो वो आपस में तालमेल करके और यहाँ पर ना फिर कुछ हल निकाले। तो ये जो सीनियर यूएस ऑफिशियल्स है ना, तो अभी उनको ये हमदर्दी, ये यहाँ पर सहानुभूति मतलब ये बतानी चाहिए थी, ऑफर करनी चाहिए थी इंडिया को, ना कि उनकी जो एजेंसीज है उनके द्वारा कोई स्टेप लेना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर अगर इमरान खान की बात करें, तो उन्होंने भी यहाँ पर कुछ शब्द कहे। ओके, हमदर्दी के चलते, एकजुटता के चलते, कि हम यहाँ पर भारत के लोगों के साथ हैं। ब्रिटेन की बात कर लो, फ्रांस, ईरान, रशिया की बात कर लो, इवन चाइना की बात करो, तो उसने भी यहाँ पर सपोर्ट ऑफर की है। लेकिन बाइडेन बिल्कुल चुप थे, बिल्कुल शांत थे। ओके, तो मतलब ये कुछ बोले ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर और भी यहाँ पर ना बहुत सारे प्रोमिनेंट अमेरिकन जिन्होंने ये बातें नोटिस की अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, तो वो फिर उन्होंने यहाँ पर बोला भी, क्रिटिसाइज भी किया, उनको डांटा भी अपनी गवर्नमेंट को, कि मतलब कि आप अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हो, मतलब किस वजह से आप जो है ना साइलेंस होकर बैठे हो। तो जिस तरीके से रिस्पॉन्स देना चाहिए इंडिया की क्राइसिस के बारे में, आप क्यों नहीं दे रहे। तो यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इंडियंस थे, मतलब जिन्होंने अपनी बात कही। ओके, तो यहाँ पर बार बार यहाँ पर अर्जियां दी गई यूएस सेनेटर्स के द्वारा। तो ये सेनेटर्स होते हैं जो राज्यसभा होती है यूएस की। ओके, जैसे हम हमारे यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर होते हैं, तो वो वहां पर यूएस सेनेटर्स को
यहाँ पर उनकी राज्यसभा के मेंबर बोलते हैं। तो उन यूएस सेनेटर्स के द्वारा, फॉर्मर एडवाइजर्स, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर पहली रीजनेबल स्टेटमेंट आप जरूर दें। ओके, तो ये जैन पसाकी के द्वारा यहाँ पर बात करें कि जो कि व्हाइट हाउस की स्पोक्स वोमेन है। ओके, तो मतलब कि जो बताती है कि व्हाइट हाउस अभी क्या स्टेटमेंट दे रहा है, मतलब जो भी मतलब सरकार की उनकी मंशा होती है ना, तो वो जाहिर करती है, तो वो उनके स्पोक्स पर्सन करते हैं। ओके, तो मतलब इनको कहा गया काफी लोगों के द्वारा कि मतलब कि आप बात करें, आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ पर ये कोई रास्ता नहीं होता है कि अगर कोई हमारे डिक्लेयर्ड फ्रेंड्स है, मतलब कि डिक्लेयर्ड दोस्त है, कि इंडिया हमारा दोस्त है, यूएस हमारा दोस्त है, तो उनके साथ ऐसे व्यवहार करें। ओके, तो अगर हम यहाँ पर एक बार प्रॉब्लम रजिस्टर्ड होगी तो उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। जैसे बाद में अभी देखो, अगर बातचीत शुरू हुई तो किस लेवल पर हुई, तो ये जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनकी तरफ से शुरू हुई। तो ओके, तो हमारे यहाँ से जो हमारे एनएसए, उनका नाम है अजीत डोभाल। ओके, तो उन्होंने अभी बातचीत की थी जो यूएस के जो एनएसए हैं, ओके, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके साथ, तब जाकर बात बनी। ओके, तब जाकर जो है ना यूएस राजी हुआ कि हम जो है भारत को जो भी इसको रॉ मटेरियल चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, हम सब भेज रहे हैं। ओके, तो मतलब ये सिचुएशन देखो, मतलब जो काम यूएस की सरकार को करना चाहिए तो वो एजेंसीज नीचे कर रही है, तो वो यही यही इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो भी भारत को चाहिए था ना, तो मतलब कि उसके रिगार्डिंग जिस पैमाने पर हमदर्दी जतानी चाहिए थी, तो वो जतानी चाहिए थी, खासतौर पे जो कैबिनेट मेंबर्स हैं यूएस सरकार की, उनके द्वारा। ओके, मतलब जिसके रिगार्डिंग इंडिया ने बहुत बड़ा वेट किया, काफी मतलब लंबे समय तक यहाँ पर वेट करता रहा। तो यहाँ पर एक डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट था जिसके चलते यहाँ पर ना एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी अमेरिका ने, कि मतलब किसी भी तरीके का कोई भी रॉ मटेरियल और कोई वैक्सीन और कोई भी चीज, मतलब कि जो कोविड से लड़ने के लिए काम आती है अमेरिका में, तो उसका एक्सपोर्ट नहीं करेगा अमेरिका। तो ये डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर पाबंदी लगाई हुई थी। ओके, तो अभी इसको हटा रहे हैं। तो दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर किसी की आप मदद कर देते ना, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपसे मदद मांग रहा है कि वो कमजोर है। ओके, पैंडेमिक के चलते अभी पैंडेमिक ने सभी गवर्नमेंट्स को टेस्ट किया है, तो अच्छी अच्छी सरकारें फेल हो गई हैं। फ्रांस, इटली, जो यूएस समझ लो, यूएस भी, वहां पर भी देखो, जिस तरीके से वो कहते थे कि हम डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमारे पास पर्याप्त हर एक चीज की सुविधा है, जितने भी लोग हमारे पास हैं उसके हिसाब से हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, लेकिन सब सारी पोल खुल गई जब पैंडेमिक ने अपना कहर ढाया था। तो मतलब कि ऐसा था कि हॉस्पिटल्स वहां उनके भी फुल हो गए। ओके, तो मतलब फिर भी वो मतलब ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर पाए। ज्यादातर जो भी मरीज आते थे, सिर्फ उनको अगर गाड़ी में कोई आता था, उसको वहीं पर बात करके वहीं से वापस भेज देते कि आप अपने घर पर जाके ही अपने आप को क्वारंटीन कर लो, हॉस्पिटल्स में आने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर वैसे ही बहुत रश है। तो ये सिचुएशन थी। तो ये मतलब सबको टेस्ट किया है, सभी सिस्टम को टेस्ट किया है इस पेंडेमिक ने। ओके, तो यहाँ पर कोई भी ऐसे टॉप पर नहीं है कि जो सबसे सही तरीके से लड़ पाया है इस यहाँ पर पेंडेमिक से। तो यहाँ पर भारत को क्रिटिकली यहाँ पर सप्लाईज की जरूरत थी। ओके, वैक्सीन बनानी है बड़े पैमाने पर, तो यहाँ पर तभी जो है ना इंडिया लड़ पाएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये भी बात की जा रही है कुछ यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा, तो यहाँ पर जो इंडियन साइड है, ओके, मतलब ये भी कह रहे हैं कि इंडियन साइड ने ना जिस तरीके से मतलब बात कहनी नहीं चाहिए थी कि हमें इमरजेंसी, हमें जरूरत है मेडिकल सप्लाईज की, तो उस तरीके से अपनी बात नहीं रखी है। ओके, तो सिंपल यहाँ पर बात रखी है कि हमें यहाँ पर जो है ना सप्लाई भेज दीजिए, मतलब ये नहीं बताया कि हमें इतनी इमरजेंसी जो है ना अर्जेंसी तौर पे हमें जरूरत है। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भारत ने अपनी बात अच्छे से रखी ही नहीं अमेरिका के सामने। तो यहाँ पर यूएस अगर साइड की बात करें तो मतलब ये सेंसिटिव है। ओके, नॉट टू गेट अहेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ऑफर, मतलब कि जो भारत की जिस हिसाब से यहाँ पर ऑफर करा उस हिसाब से चलने के लिए मतलब नहीं आगे बढ़ रही थी, मतलब काफी सेंसिटिव थी कि हम आगे बढ़े या ना बढ़े। और तो उससे यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो मोदी के इमेज मैनेजर्स हो तो वो भी इरिटेट हो। ओके, तो इमेज मैनेजर्स कौन है? तो जो भी यहाँ पर इमेज बना रहे हैं उनकी, मतलब कि जो भी काम भारत सरकार के द्वारा जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ओके, तो मतलब वो तो चाहते हैं कि मतलब सपोर्ट आए, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो सरकारें हैं ना, तो इनका भी रोल रहता है। तो जैसे पहले जैसे रिपब्लिकन पार्टी की सरकार थी अमेरिका में, तो बिल्कुल वो वही पार्टी थी जैसे भारत में बीजेपी है, मतलब राइट विंग जिसको हम बोलते हैं। तो अभी अमेरिका में लेफ्ट विंग आ गया है। ओके, तो इंडिया में लेफ्ट विंग हम कांग्रेस पार्टी को बोलते हैं, इसके अलावा जो और भी लेफ्ट पार्टी जब जुड़ती हैं। ओके, तो ये कुछ यहाँ पर होती है लिबरल विचारधारा, जिसको कि हम कांग्रेस की यहाँ पर आइडियोलॉजी बोलते हैं, और दूसरी यहाँ पर होती है लिबरल्स के उलट, मतलब रेडिकल, या फिर ये भी कह सकते हो कि मतलब राइट विंग या नेशनलिज्म की विचारधारा। ओके, मतलब कि राष्ट्र पहले है, तो यही विचारधारा पहले थी अमेरिका में, लेकिन अभी एक जगह है एक जगह नहीं है, तो ये भी इम्पैक्ट पड़ता है रिलेशंस में। ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस में। और आगे यहाँ पर ऑथर बात करें कि जो अभी मुझे जैसे बताया गया था कि अभी इंडियन ऑफिशियल्स के द्वारा कि उन्होंने एक यहाँ पर 35 आइटम्स की जो लिस्ट है ना वो दी है यूएस को। ओके, तो अभी रिक्वेस्ट की गई थी जो यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो इसके जो सीईओ है अदार पुनेवाला के द्वारा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनके द्वारा लिखा गया था कि हमें सख्त जरूरत है
कुछ यहाँ पर आइटम्स की जो कि रॉ मटेरियल्स हैं वैक्सीन बनाने के लिए, तो यहाँ पर 35 से ज्यादा ऐसी आइटम्स थी। ओके, तो यहाँ पर उसी समय इन्होंने यूएस साइड को यहाँ पर भेज दिया। ओके, 3 हफ्ते पहले जब से इनकी रिक्वेस्ट आई थी। ओके, तो ये मतलब देखो, इन रॉ मटेरियल्स के चलते ही ना वैक्सीन बनेगी। तो यहाँ पर भारत में भी ना इन कंपनीज के ऊपर प्रेशर है कि वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। तो ये तभी बढ़ाएंगे ना जब रॉ मटेरियल जाएगा। जब रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो कैसे सप्लाई बढ़ा लेंगे ये। ओके, तो अभी इसी के चलते आगे बात करें। बाद में पानी थोड़ा गंदा होता हुआ नजर आया। इसके अलावा अब पूना वाला की बात करें, जो कि सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। ओके, तो उनकी काफी सारी स्टेटमेंट्स आई, काफी सारे ना इन्होंने यूएस प्रेसिडेंट को ट्वीट किए। ओके, ट्विटर पे ट्वीट किए। ओके, जिसके चलते इन्होंने बस ज्यादातर यही बात वहां पर कही कि यूएस से हमें काफी बड़े पैमाने पर जरूरत है वैक्सीन के रॉ मटेरियल्स की। तभी हमारी वैक्सीन बड़े पैमाने पर बन पाएगी। तो अभी के लिए जितना हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है वो यूरोपियन कंट्रीज से आ रहा है, लेकिन उनमें से पर्याप्त यहाँ पर जो है ना सुविधा नहीं बन पा रही कि हम यहाँ पर वैक्सीन की सप्लाई जो है ना उसको बढ़ा पाए। तो इसके अलावा आगे बात करें कि क्लैरिटी आगे इसके अलावा इसके बारे में दी गई यहाँ पर कि जो यहाँ पर कमर्शियल इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर कम पॉलिटिक्स देखने को मिली। ओके, तो यहाँ पर एम्बेसडर है, हमारे राजदूत है अमेरिका में, जिसका नाम है तरनजीत संधू। तो इन्होंने भी काफी काम किया फोन कॉल्स के ऊपर। ओके, फोन का जो है जिसके रिगार्डिंग मतलब कि हमारा काम बने किसी ना किसी तरीके से। कैपिटल हिल में भी इन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से सपोर्ट की। जैसे यहाँ पर कैपिटल हिल में उसी यूएस का जो यहाँ पर जो जहाँ पर राष्ट्रपति बैठते हैं ना, वहीं उसी का एक एरिया है। ओके, तो उसको बोलते हैं कैपिटल हिल। तो वहां पर भी सपोर्ट किया हर एक तरह की रैली को। ओके, यहाँ पर खास तौर पे ना जिस तरीके से यहाँ पर जिन मेंबर्स जो यहाँ पर काम करते हैं यूएस प्रेसिडेंसी के, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके साथ यहाँ पर तालमेल बिठाया। और यहाँ पर उनको जूम मास्टर भी कहा जा रहा है कि मतलब जिस तरीके से सीरियल मीटिंग्स उन्होंने की हैं इसी कंडक्ट के चलते यहाँ पर जो वैक्सीन सप्लाई के लिए यहाँ पर जो डिमांड की जा रही है भारत की तरफ से, तो मतलब इनका भी काफी अहम योगदान यहाँ पर कहा जा रहा है, जो हमारे भारत के राजदूत है अमेरिका में। तीसरी बात यहाँ पर करें कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो साउथ एशिया ऑपरेशन है ना, तो वो अभी तरीके से फुली स्टाफ नहीं है। मतलब कि जैसे मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि जो प्रेसिडेंट होता है ना अमेरिका का, उसके मतलब अलग अलग तरीके से टीम्स बनी होती हैं जो उनको अलग अलग रीजन्स के बारे में ना गाइड करती रहती है। तो अभी इसी के रिगार्डिंग साउथ एशिया ऑपरेशन के बारे में जो यहाँ पर स्टाफ होना चाहिए ना उनकी टीम में, वो पर्याप्त फुल नहीं किया गया, जिसके चलते हो सकता है कि उनको पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई सही तरीके से। ओके, तो यहाँ पर जो यूएस एम्बेसी की बात कर लो जो न्यू दिल्ली में है, तो वहां पर भी उन्होंने कोई एम्बेसडर नियुक्त नहीं किया। जैसे हमारे इंडिया के एम्बेसडर है अमेरिका में तरनजीत संधू। ओके, बिल्कुल उसी तरीके से अमेरिका का भी एक एम्बेसडर होता है जो न्यू दिल्ली में बैठता है अमेरिकन एम्बेसी में। लेकिन उन्होंने कोई एम्बेसडर नियुक्त नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई डिप्टी चीफ जो है ना मिशन पे लगाया हुआ है। ओके, जो कि मतलब अगर भारत सरकार अगर अप्रोच करती है ना अमेरिका में, तो सबसे पहले अमेरिका के राजदूत को अप्रोच करेगी कि आप मतलब ये सिचुएशन अमेरिका में हुई है, किन्हीं भारतीयों को मारा गया या कुछ भी किया गया, तो उसको सारी बातें कन्वे की जाती है, फिर राजदूत आगे कन्वे करता है बातें। ओके, इस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन होती है। तो अभी यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर देयर इज नो कन्फर्म्ड असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। तो अभी तक मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंसी में, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं लगाया गया फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया के लिए। ओके, तो मतलब ये भी एक सिचुएशन है जिसके चलते सही से तरीके से मैसेज ही पास आउट नहीं हुआ। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें डोनाल्ड लू की, एक कैरियर फॉरेन सर्विस ऑफिसर है। ओके, तो यहाँ पर इनको नॉमिनेट किया गया इस जॉब्स के लिए, इस काम के लिए। ओके, फॉर द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। ओके, तो 4 दिन पहले इनको यहाँ पर जो है अनाउंस किया गया है। तो इससे पहले यहाँ पर ये भी सिचुएशन खाली थी। ओके, तो यही बात कर रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो अभी सेटलिंग कर रही है यहाँ पर इन इश्यूज के ऊपर जो भारत की रिक्वेस्ट की गई है इनके ऊपर। ओके, तो जो यहाँ पर जिस तरीके के रिलेशन उनके ऊपर थोड़ा सा धक्का लगने की यहाँ पर ना धक्का लगा है रिलेशंस के ऊपर, तो अभी उनको सही करने की भी अभी जो है ना कोशिश की जा रही है। ओके, तो मतलब ये जो रीजंस अभी साइड की जा रहे हैं, तो अभी ये मतलब ऑथर बात कर रहे हैं कि ये सभी इतने अच्छे रीजंस नहीं है। ओके, मतलब इनके ऊपर काम करना चाहिए था अमेरिका को। तो यहाँ पर जो चौथी और आखिरी बात जो कर रहे हैं ऑथर, वो कर रहे हैं कि यूएस को अभी दोबारा से ना उसी पैमाने पर अभी आगे आना होगा जिस तरीके से पहले वो काम करता था। अगर हम ओबामा प्रशासन की बात कर ले, ओके, तो यहाँ पर बिल क्लिंटन की बात कर ले, तो मतलब सही यहाँ पर मॉरली सही स्टेप यहाँ पर लेने की जरूरत है। ओके, अमेरिका को। तो अभी अगर जो पेटेंट प्रोटेक्शन है अगर उनको यहाँ पर लिफ्ट किया जाता और यहाँ पर इंडिया को जो सप्लाई भेजी जाती है, तो इससे यहाँ पर हो सकता है रिश्ते सही हो। तो देखो इंडिया ने भी रिक्वेस्ट की है और इसके अलावा 55 अदर कंट्रीज है जिन्होंने रिक्वेस्ट की है अलग अलग यहाँ पर मटेरियल्स के लिए। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शंस लगाई हुई, तो अभी अगर इनको लिफ्ट किया जाता तो काफी फायदा होगा।
तो यहाँ पर श्योर वे है कि प्रोडक्शन ऑफ जो है ना वो बढ़ा सकते हैं अलग अलग कंट्रीज, अगर उनकी डिमांड सही तरीके से रॉ मटेरियल्स की पूर्ति होती है उनको। तो अभी भी मतलब बाइडेन के पास कोई जवाब नहीं है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके सामने राइज किए गए, मतलब इतना डिले क्यों किया गया, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया गया, जब बाकी देश बोल रहे हैं भारत के क्राइसिस के ऊपर, ये क्यों नहीं बोले। ओके, तो यहाँ पर जो अमेरिका की आत्मा है ना, तो वो उनके लोगों के बीच में है। ओके, तो मतलब उनकी बड़ी बड़ी फार्मासिस्ट के बीच में नहीं है। तो देखो, अगर मैं मॉडर्ना की बात करूं, ओके, अगर मैं नोवावैक की बात करूं, अगर मैं जॉनसन एंड जॉनसन की बात करूं, ओके, तो ये सभी की सभी जो कंपनी है ना, ये अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो बड़े पैमाने पर वैक्सीन बनाकर अमेरिका को प्रदान कर रही है। तो अभी जब ये रिसर्च कर रही थी ना, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था, पैसा दिया था इनको कि आप अच्छे से रिसर्च करो, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, और जब रिसर्च हो जाएगी, वैक्सीन बनेगी, तो गवर्नमेंट खरीदेगी भी। ओके, इसीलिए यहाँ पर वहां पर सस्ती वैक्सीन मिल रही है। तो एक तो रॉ मटेरियल भी वहां पर अवेलेबल है, इसलिए सस्ती मिल रही है। तो यहाँ पर उन्हीं का फायदा सोचा जा रहा था, उन बिग फार्मासिस्ट के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उनका। तो यहाँ पर यही ऑथर के द्वारा बात की जा रही है कि अमेरिका की आत्मा उनके लोगों में है, तो लोग जो कहते हैं उनको सुनना चाहिए। तो लोग खुद खुद से लोग क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए अपनी गवर्नमेंट, अब अपनी ही गवर्नमेंट का, कि आप किसी देश का जहाँ पर जिसको जरूरत है मुश्किल वक्त में उसको मदद क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि भारत ने भी मुश्किल वक्त में मदद की है। जब ये पैंडेमिक शुरुआत हुई थी ना, उस समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। तो रेमडेसिविर नाम का एक ड्रग है जिसकी की जरूरत थी अमेरिका को कोविड 19 के साथ लड़ने के लिए। तो अमेरिका को बड़े पैमाने पर भारत ने भेजा था उस समय सपोर्ट। लेकिन अभी अमेरिका की बारी थी, तो अभी इसने डिले कर। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात करें, एक चैलेंज है इंडस्ट्री के सामने। तो यहाँ पर अच्छे एक्शन, बोल्ड एक्शन लेने होंगे अगर वैक्सीन आउटपुट बढ़ानी है। तो तो अभी अगर सभी अडल्टहुड को अगर वैक्सीनेट करना है, तो बड़े पैमाने पर हमें भी फोकस करना होगा कुछ बातों के ऊपर। स्टार्टिंग में यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ समय होता है मनोरंजन करने का, कुछ समय होता है कि हम यहाँ पर कोई लेखा जोखा, यहाँ पर जो भी चीज करनी है उसको करें। ओके, इसके अलावा कुछ समय होता है अगर किसी भी बात के ऊपर आपने आरोप प्रत्यारोप लगाना है, कि किसी बात के ऊपर कुछ एरर आपने ढूंढ रहे हैं। ओके, तो अभी इन्हीं सभी बातों की चलते बात करें कि जिसके चलते मतलब कि ना बहुत बड़े पैमाने पर पैनिक, जो घबराहट वाला माहौल है, वो फैल चुका है। मतलब हवा में भी ये एक तरीके से फैल चुका है। हवा मतलब ना इस तरीके से यहाँ पर मतलब हो चुकी है कि डर का भाव है। ओके, तो मतलब कि आप सब चीजें आप देख सकते हो, जो यहाँ पर क्रेमेशन ग्राउंड्स होती हैं, मतलब जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, उनके बाहर कैसे भीड़ लगी है। तो हालांकि कुछ नया नहीं है, मतलब कि ये पहले से भी ऐसी चमक यहाँ पर देखने को मिल रही थी। मतलब पहले से भी यहाँ पर ऐसे कोविड 19 के चलते काफी नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर क्रिमेशन ग्राउंड्स भरी पड़ी, तो अभी तो और खराब हालत हो गई है। ओके, तो अभी तो मतलब लाइन लगी है। पहली बार इतिहास में ऐसा देखा है कि मतलब अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों की लाइन लगी है। ओके, तो डेड बॉडीज ऐसे पड़ी हुई, तो ये सिचुएशन भारत में बन चुकी है। तो अभी ये समय नहीं है कि अभी अभी हम इन सब मुद्दों के ऊपर ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाएं। तो काम क्या करना है, तो यहाँ पर उसके ऊपर फोकस करें। ओके, तो अभी जो हम काम करना है ना, वो अभी क्या करें। तो ये कह रहे हैं कि अभी ये समय है कि अभी मतलब सोसाइटी लेवल का बैटल एक हमने लड़ना है। ओके, पैंडेमिक के खिलाफ सभी सोसाइटी को इकट्ठा होना होगा। सोसाइटी में जितने भी वर्ग हैं, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आम सिटीजन की बात कर रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर बिजनेस की बात कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा जो फार्मेसीज हैं, ओके, जहाँ पर आपको दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो दवाइयाँ वगैरह बनाती हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इसके अलावा जो अनसंग असिस्टेंट्स हैं, मतलब कि जिनका नाम नहीं कभी भी आता न्यूज में, लेकिन उनका बहुत अहम रोल रहता है, ऐसे लोग। ओके, तो मतलब उनको भी आगे आना होगा अभी। जो जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, ओके, इन सबको अभी आगे आना होगा। तो अपनी अपनी ड्यूटी निभानी होगी इस यहाँ पर पैंडेमिक के खिलाफ। ओके, तो जो एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो कंपनीज चला रहे हैं, जो सीईओज है कंपनी। तो अभी उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि अभी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मतलब ड्रग्स, जो यहाँ पर दवाइयां आती हैं, अभी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो जमाखोरी होती है, अभी तो काफी लोग ऐसे भी है ना जो सब चीजों की जमाखोरी कर रहे हैं। ओके, तो मतलब ये सब इन सब चीजों से क्या हो रहा है कि मतलब कमजोर हो रही है हमारी लड़ाई जो हो रही है पैंडेमिक के खिलाफ। ओके, तो अभी इन सब ये इससे भी ऊपर हमने काम करना है। मतलब कि जमाखोरी तो ये तो अलग बात होगी ना, तो इससे तूने याद दिलानी दिलानी, तो उसके लिए हमारी कोर्ट्स बैठी हैं, सरकारें बैठी हैं, जो कि काम करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे कि कोई कोई जमाखोरी कर रहा है, अगर तो वो अगर अगर करता पाया गया तो उसको दंड दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फांसी तक की सजा यहाँ पर यहाँ पर इसकी बात कर दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। अगर कोई यहाँ पर जमाखोरी कर रहा है, मतलब किसी तरीके से ना
किसी तरीके से भी मतलब अड़चन लेकर आ रहा है अगर ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन बन चुकी है अभी। ओके, तो अभी देखो, हमें यहाँ पर ना जो रैपिड जो खरगोश होता है, जो मतलब कि ना किसी आने जो आती हुई गाड़ी के जो हेडलाइट्स, तो वहां पर जब उसकी रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है ना, तो वो उसको पता नहीं चलता उस समय कि उसने अभी क्या करना है। तो मतलब वहीं पर फिक्स हो जाता है रैपिड, ना उसको पता चलता मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। तो इसके जैसे बिहेव नहीं करना है हमें। ओके, तो यहाँ पर जो काम करने हैं ना सही मायने में, तो उनके ऊपर हमने फोकस करना है। ओके, तो अभी क्या काम करना है, तो अभी बात करने की तीन चीजों यहाँ पर तीन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देने से सबसे पहली बात कर रहे हैं कि हमने अपने आप को यहाँ पर ना कंडक्ट करना है कोविड अप्रोप्रिएट कॉशन के हिसाब से, या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के हिसाब से। मतलब कि जिससे हम कोविड से बच सके ऐसे बिहेवियर को अपनाना, जैसे यहाँ पर मास्क पहनना और दूसरे को भी इनकरेज करने के भी तुम भी पहनो, सिचुएशन बहुत खराब है। ओके, तो ये आपकी भी अभी ड्यूटी है। अगर आप मास्क पहनकर बाहर जा रहे हो तो दूसरे को भी बोलो भाई मास्क पहना तो डबल कर ले। ओके, तो मतलब अगर जो मास्क पहना तो उसको फिर फेंक दो बाद में। ओके, तो एक मतलब पूरी पैक ले आओ मास्क का। अगर बाहर जा रहे हो तो उस मास्क को उतार कर या तो डस्टबिन में डाल दो, या फिर मतलब किसी मतलब उसको धो लो। ओके, मतलब उसको बाद में फेंक दो। ओके, तो नए मास्क को हमेशा पहन कर जाओ। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ो। तो मतलब जो आपकी नेचुरल जो आदतें हैं ना, तो उसको अभी थोड़ा सा कर्व करना होगा, रोकना होगा। जैसे आप कोई सीढ़ियां चढ़ते हो तो नेचुरली सी आदत है कि मतलब रेलिंग को पकड़ लेते हो, तो मतलब इसको अभी बचना है। अगर किसी से मिलते हो तो नेचुरली सी आदत है कि उसको हाथ मिलाना शुरू कर देते हो, उससे बचना है। तो ऐसी कोई भी आदत मतलब जिससे कोविड फैल सकता है ना, तो ऐसी आदतों से बचना है। ओके, इसके अलावा जो रिलीजियस और कल्चरल ट्रेनिंग है, तो ओके, तो मतलब उनमें से जैसे यहाँ पर बात करें कि जो इकट्ठा होते हैं कई बार, जैसे अभी कुंभ मेला लगा है तो इकट्ठे हुए काफी लोग, तो अब इन सब चीजों से बचना है हमें। ओके, तो यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग जो डिस्टेंसिंग है उसको यहाँ पर उसकी अनुपालना करके चलनी है। तो यहाँ पर कम्युनिटी के मेंबर होने के नाते हमें यहाँ पर ना सहानुभूति दिखानी है, एकजुटता दिखानी है। और जो जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उनको शेयर करना है, जिनको जरूरत है उनको दो। ओके, दूसरों की मदद करनी है। ओके, तो यहाँ पर सबकी मदद करनी है इस तरीके से कि जो ये इन्फेक्शन की चेन है ना ये टूट जाए। ओके, तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी है, मतलब ये फैले ना। और तो यहाँ पर जो मतलब जो आम लोग हैं ना आपके आसपास, मतलब तो उनको सपोर्ट अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो, आजीविका कोई दे सकते हो तो दे दो। मतलब कि कोई काम धंधा अगर उनको मिल जाए आपकी वजह से, तो वो उनको कोशिश करो कि उनको किसी न किसी तरीके से मिल जाए, ताकि कि उनका भी घर चल सके। ओके, तो मतलब मतलब उन घरों की आप मदद कर सकते हो, उनको कोई पैसा दे सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पर कोई ना कोई काम उनका काम धंधा हो जाए, इस तरीके से आप उनका सिनेरियो आप बना सकते हो। तो यहाँ पर ज्यादातर या स्मॉल वेंडर्स की बात करें, जो छोटे ठेकेदार होते हैं, और जो मतलब ऐसे लोग जो मतलब हैंड टू माउथ, जिनकी सिचुएशन मतलब आज कमाने गए हैं और फिर ही जो है पैसा आएगा तभी खाना खाएंगे, तो ये मतलब बहुत सारी ज्यादातर आबादी इसी तरीके से काम करती है भारत की। तो उनकी मदद करना अभी प्रायोरिटी है हमारी। तो ये इनमें से देखो जिनकी भी अभी बात की ना, ये जैसे ये हेल्थ केयर बिजनेस के रिगार्डिंग, या प्रोफेशनल्स हो, जहाँ फार्मासिस्ट हो, या यूनिवर्सिटी स्कूल टीचर्स हो, ओके, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो इन सबका दायित्व बनता है अभी कि आगे आकर ये काम करें। ओके, तो मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करें किसी ना किसी तरीके से। और ऐसे भी यहाँ पर बात करें कि मतलब इस तरीके से भी परफॉर्म करो, ऐसा काम दो जिससे आपकी भी इनकम हो और दूसरे का भी मतलब जो सर्कमस्टांसेस है वो सही हो जाए, उसकी भी इनकम बननी बननी। तो अभी आगे ऑथर बात करें कि यहाँ पर कुछ हमारे में से ऐसे हैं जिन जो कि यहाँ पर स्पेशल रोल जिनको जिनके पास है, जिनको कि काम करना है इस तरीके से। ओके, तो ये स्पेशल रोल किनके पास है, तो यहाँ पर बात करें कि हम यहाँ पर अभी डॉक्टर्स या नर्सेज या पैरामेडिक्स की बात नहीं कर रहे, या मेडिकल टेक्नीशियंस की बात नहीं कर रहे। वो तो मतलब पहले से ही काफी बड़े पैमाने पर अपना रोल जो है ना, अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टाफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं एज ए, यहाँ पर मतलब कि हेल्थ केयर वर्कर्स के तौर पर, कि जो भी वहां पर पेशेंट्स आ रहे हैं, अभी देखो जिनको ऑक्सीजन की कमी है तो उनको भी बेड पे लटाया हुआ है, तो मतलब ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, तो आर्टिफिशियल उनको सांस देने की कोशिश की जा रही है, बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि कोविड का पेशेंट मृत्यु हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाई बराबर मायने में। ओके, इसके अलावा वायरस भी फैला हुआ है, तो उससे अपनी प्रोटेक्शन भी करनी है, तो उसी हवा में वो सांस ले रहे हैं जहां पर वार्ड्स जो है ना मतलब पेशेंट से भरी हुई हैं। ओके, कोविड के पेशेंट से भरी हुई हैं, और दूसरा मतलब जर्म्स जो है ना, और मत कोरोना वायरस का वो भी फैल रहा है धीरे धीरे, तो वहां पर वो सांस ले रहे हैं काफी दिनों से। तो वो तो ऑलरेडी अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरवर्क हो चुके हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा उनके पास यहाँ पर पेशेंट्स आ गए, काम आ गए। हॉस्पिटल्स के बेड जो है ना इतने भर चुके हैं कि मतलब लोग अपनी गाड़ियों में ही बैठकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगवा रहे हैं, या फिर हॉस्पिटल के बाहर जो यहाँ पर स्पेस है वहां पर बैठकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो ना वो उनको दिए जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। ओके, तो मतलब कि जब भी हम बात करेंगे ना हेल्थ केयर वर्कर्स की, तो मतलब कि जब भी उनकी रिकॉग्निशन होगी,
तो उनका बहुत बड़े पैमाने पर योगदान है इसको कम्बैट करने में। तो बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मतलब इस लड़ाई में पेंडेमिक के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी ड्यूटी उन्होंने परफॉर्म की है। ओके, तो यहाँ पर जो अभी सबसे स्पेशल रोल अभी जिसको देने की बात कर रहे हैं ना, वो जो मतलब कि इस कोविड 19 के इन्फेक्शन चेन को रोक सकता है, तोड़ सकता है, वो है हमारी इंडियन इंडस्ट्री। ओके, तो इंडियन इंडस्ट्री की यहाँ पर बात की जा रही है। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि कोविड जो ना, उसको किसी एक देश से नहीं निकालना है, उसको पूरी दुनिया से निकालना है। ओके, तो अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी रहेगा ना, तो कल को अगर जब भी जिस तरीके से अभी फैला है ना, जैसे 2020 की शुरुआत में तो जो फ्लाइट जो थी मतलब एक जगह से दूसरे देश में जा रही थी, तो वहीं से कोविड से संक्रमित लोग भी आ गए, जिसके चलता एक से दूसरे देश में बीमारी फैल गई। इटली में भी इसी तरीके से फैली है। ओके, भारत में भी इसी तरीके से फैली। तो अगर कहीं पर भी रहेगी तो फिर फैल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ना जितना हम छोड़ देंगे वायरस को, मतलब उसके रिगार्डिंग कि वो अपने आप से फ्रीली मूव करे, और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर अनवैक्सीनेट रह जाएंगे ना, तो उतने बड़े पैमाने पर खतरा बढ़ता रहेगा, और मतलब और जो गलतियां हमारी ना वो भी होती जाएंगी। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि वायरस अपने आप को कॉपी करता रहेगा, नए म्यूटेशंस जो ना वो बनाता जाएगा, नए वेरिएंट्स अपने बनाता जाएगा। तो जिस तरीके से ये कोरोना वायरस की बीमारी अपने नए वेरिएंट्स निकालते जा रही है ना, तो उससे इस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से आगे अपना सर्वाइवल बढ़ाता जा रही है। ओके, तो मतलब इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडीज में है ना, तो वो उसके खिलाफ काम ही नहीं कर पा रही। तो इसलिए तो यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए वैक्सीनेशन दी जा रही। तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन भी बढ़ सकता है फ्यूचर में। तो अभी देखने को भी मिल रहा है कि जिनको वैक्सीनेट हो गया उनको दोबारा से कोरोना की बीमारी जो है उनके अंदर पाई जा रही है। ओके, तो मतलब ये बड़े पैमाने पर ये केसेस देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर जो पहले से वैक्सीनेट कर दिए गए वो भी दोबारा री इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो मतलब बहुत समय लग जाएगा नॉर्मल लाइफ तक पहुंचते पहुंचते। ओके, तो ये सिचुएशन बन सकती है अगर सही तरीके से जो है ना वैक्सीनेशन नहीं बढ़ती है। तो अगर सही तरीके से इस पैंडेमिक को हराना है तो मतलब रास्ता वही है कि वैक्सीनेट करो ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल पॉपुलेशन को। ओके, मतलब कि उनको हर्ड इम्यूनिटी बनानी। हर्ड इम्यूनिटी मतलब कि एक बार अगर कोरोना हो गया, वैक्सीन होगी, तो दोबारा उसको होने के चांसेस है। ओके, तो इस तरीके से हम जो ना काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 13 बिलियन डोजेस की वैक्सीन की यहाँ पर जरूरत है। अगर पूरी दुनिया की जो 7.8 बिलियन आबादी अगर उनको वैक्सीनेट करें, तो ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है। ओके, तो अभी एग्जिस्टिंग जो ग्लोबल कैपेसिटी है वैक्सीन प्रोडक्शन की, तो वो इतनी फास्ट नहीं है कि हम जो है ना इस म्यूटेशन की जो चेन है वायरस की उसको तोड़ सके। ओके, और आगे यहाँ पर ऑथर बात करें कि इंडिया की अगर बात करें ना, तो उसके पास मतलब बड़े पैमाने पर कॉम्बिनेशन है। ओके, सिर्फ भारत के पास ही इतना बड़े पैमाने पर कॉम्बिनेशन है मैन पावर का, नॉलेज बेस का, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का, जिसकी की जरूरत है वैक्सीन की आउटपुट बढ़ाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर चाइना की बात करें ना, तो उसके पास अभी ज्यादा यंग पॉपुलेशन नहीं बची है। ओके, यहाँ पर ज्यादातर अगर बात करें तो आबादी जो है ना बूढ़ी हो रही है बाकी देशों की। अगर हम भारत की बात करें ना, तो मतलब इसकी 60% आबादी जो है यंग है, मतलब जिनकी एज जो है ना अप टू 35 ईयर्स की है। ओके, तो मतलब एक से लेकर अप टू 35 ईयर्स के जो लोगों की गिनती है भारत में, वो कुल आबादी के 60% है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत एक यंग नेशन है, तो इसका हमें एडवांटेज उठाना है। और इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है ना, वो भी स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग यहाँ पर काम चलाती है, जिसके चलते कि अलग अलग सेक्टर्स में हमारी यंग आबादी को स्किल्ड किया जाए, जो कि कल को ये बोझ ना बने, कल को अपने दम पर ही आगे बढ़ते जाए, और मतलब इंडिया की भी आउटपुट बनाने में मदद करे, और दुनिया में भी जहां जहां पर भी ये बसेंगे वहां पर भी अच्छी आउटपुट देंगे। ओके, तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अब जो है ना मेक शिफ्ट हम कर सकते हैं वैक्सीन मेकिंग आर्मी के तौर पर, जो हमारी यंग आबादी है उनको। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है यूथ की आबादी है। ओके, तो मतलब वो भी खुश होंगे अगर हम उनको एज ए वॉलंटियर उनको उनसे काम लेते हैं। ओके, तो ये मौका ऐसा है ना, तो स्वयं सेवक के तौर पर भी काम करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा पैसे वगैरह का, लेकिन काम जब करना होगा तो कहने का मतलब कि फायदा यहाँ पर मिलेगा पैंडेमिक के खिलाफ लड़ने के लिए। तो यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। ओके, सबको सबको एक मौका चाहिए। तो यहाँ पर इंडस्ट्री जो है ना वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। तो उनको मौका दे, उनको उनको टैलेंट को निखारे, उनको यहाँ पर एज ए जॉब के तौर पर रिक्रूट करें, पैसा भी उनको दे। तो उस तरीके की ये सिचुएशन यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, इसके अलावा बात करेंगे अगर वैक्सीन की बात करें ना, वैक्सीन को बनाना है तो उसके लिए नॉलेज चाहिए, केमिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ओके, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड जो वैट्स है वो चाहिए। ओके, वैसल वगैरह मतलब जिसमें रखना है। ओके, तो ये सब चीजें चाहिए।
ओके, तो मतलब और भी जो किट वगैरह चाहिए, मतलब कि जिसके चलते जो है ना हम प्रिपेयर कर सकते हैं वैक्सीन की और उसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वायल्स की बात करें, जो शीशियां छोटी छोटी जिसमें उनको भरना है, सिरिंजेस वगैरह चाहिए। ओके, तो ये सब कुछ चाहिए एक वैक्सीन लगाने के लिए। तो एक वैक्सीन बनाने के लिए ना, तो एक तो सिर्फ एक केमिकल हमने बना दिया, उसके लिए केमिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए, इसके अलावा जिसमें रखनी है, जिसमें उसको पैक करना है, मतलब जिस तरीके से वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइवेबल हो, तो ये सब चीजें यहाँ पर चाहिए। ओके, तो ये बात यहाँ पर ऑथर की तरफ से की जा रही है। तो और इसके अलावा डिलीवरी रिलेटेड स्टाफ भी चाहिए, मतलब जो उसको डिलीवर कर सके सही तरीके से। तो यहाँ पर इंडिया जो ना ऑलरेडी वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वैक्सीन वैक्सीन का बाय वॉल्यूम। ओके, कोविड के पहले की ये बात कर रहे हैं। ओके, तो काफी बड़े पैमाने पर वैक्सीन यहाँ पर बनती थी और दुनिया में एक्सपोर्ट होती थी, और अभी भी हो रही है अगर कोविड वैक्सीन की बात करें, लेकिन अभी तो चलो कर सकते हैं। ओके, मतलब कि जिस तरीके से वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं वैक्सीन को। तो कहने का मतलब एक और अगर प्लांट लगा है, तो अगर वो चाह रहे हैं कि दूसरा प्लांट भी लगाना है, तो मतलब उनका एक लिस्ट बना लें कि इन चीजों को, तो इन वैक्सीन को बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करना है। तो उसके लिए अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी जो कंपनीज है ना, तो मतलब कि वो एक तरीके से एक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, जो कि उन्होंने पहले अभी कभी नहीं किया। ओके, तो इकट्ठे मतलब मिलकर काम कर सकते हैं वैक्सीन के मायने में। तो यहाँ पर वैक्सीन प्रोडक्शन में वो काम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं वैक्सीन की सप्लाई। तो यहाँ पर उनको किट की जरूरत है, इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, पता होना चाहिए क्या चीज करनी है, और लाइसेंस की जरूरत है फ्रॉम द वैक्सीन डेवलपर्स, तभी ये काम कर पाएंगे ना। देखो, जिसकी रिसर्च होगी, जैसे भारत बायोटेक की रिसर्च है अपनी। ओके, तो उसने आईसीएमआर के साथ रिसर्च करके वैक्सीन बनाई है, तो उसकी 81% एफिशिएंसी आई। भारत सरकार ने उसको अप्रूवल भी दे दी कि आपकी वैक्सीन लगेगी, तो अभी लग भी रही है। तो अभी जो जिसने ये बनाया, उसका खुद का नाम का एक आईपीआर हो गया, पेटेंट हो गया। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनके पास चलेगी। तो भारत सरकार अगर उनको खरीदती है ना, खरीद कर ऐसे वैक्सीन यहाँ पर जो निर्माता, जो और कंपनी जिनके पास फार्मूला नहीं है, जैसे ये मैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, तो इनके पास फार्मूला नहीं, तो उनको दे दे फार्मूला, तो वो मतलब अपनी कैपेसिटी को, जो कि उनके पास पहले ही थी, क्योंकि पहले भी वो वैक्सीन बनाती रही है ना कोविड 19 से पहले, तो वो वहां उन्हीं कैपेसिटी को यूज करके वैक्सीन बना सकती है बड़े पैमाने पर, अगर उनको फार्मूला दे दिया जाए, इंग्रेडिएंट्स दे दिया जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। ओके, तो यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्री की बात करें कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं ड्रग्स के मामले में। तो यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग होता है, जैसे ना इसका वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, कोई भी प्रोडक्ट बना है ना, उसकी पूरी डिटेल जाननी कि कैसे काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, अगर एक टास्क को अगर परफॉर्म करे तो उसके पीछे के रीजन क्या है। तो इन सब चीजों को डिटेल में जानना, तो उसको हम यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो उसी चीज में यहाँ पर ड्रग्स की बात कर रहे हैं कि उसको भी डिटेल आप निकाल सकते हो, उसकी रिसर्च कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा जो वेंटिलेटर्स हैं, मतलब जो आर्टिफिशियल सांस देते हैं लोगों को, जो यहाँ पर पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में, तो उससे भी यहाँ पर पैंडेमिक को बाहर कर सकते हैं। ओके, तो अब उनका भी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं कि उनकी डिटेल जाने, कैसे काम करते हैं वेंटिलेटर्स, तो उनकी यहाँ पर प्रोटोटाइप बनाई जा सकती है कुछ अपनी इनोवेशन करके। ओके, तो यहाँ पर वैक्सीन सप्लाई चेन को भी वो जो है ना रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं कि सप्लाई कैसे बढ़े। ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पर बात की जा रही है ऑथर की तरफ से। इसके अलावा जो लीगल क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ये निकलते हैं, तो इनके ऊपर हमें फोकस करना है। तो जो गवर्नमेंट है, तो वो इस इशू के ऊपर जो है ना कंपल्सरी लाइसेंस दे सकती है फॉर ऑल द रेलिवेंट आईपी एंड इंसुलेट कंपनीज फ्रॉम लीगल टेंगल्स ओवर देयर मिशन टू सेव द वर्ल्ड। मतलब कि दुनिया को बचाना है, तो उसके चलते गवर्नमेंट जो है, किसी भी देश की गवर्नमेंट की बात कर लो, मैंने कोवैक्सीन की जस्ट एग्जांपल दी है, तो कोवैक्सीन के क्षेत्र में भारत सरकार काम कर सकती है, आईपीआर राइट्स खरीद के दूसरी कंपनीज को दे सकती है। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया में बाकी जो कंपनीज ना, तो वो भी जिन जिन ने भी सर्च करके नई वैक्सीन बनाई है, तो उनका आईपीआर खरीद के, पेटेंट खरीद के अपनी ही दूसरी जो कंपनीज ना उनको दे सकती है कि भाई अभी दुनिया को बचाना है, तो आपको जो है लाइसेंस हम दे रहे हैं, तो आपको वैक्सीन बनानी है बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग और फार्मा मल्टीनेशनल्स की बात करें, तो उनको। और आगे आखिर में बात कर रहे हैं उधर की जो गवर्नमेंट है ना, तो वो मतलब ऐसे देख सकती है कि उसको मतलब ऐसे पैरालाइज हो चुका है। अगर हम बात करें कि फिस्कल क्लिफ की, मतलब कि पैसा लगाना है ना जब, कि मतलब फंड करना है वैक्सीन प्रोडक्शन को, तो उस समय हो सकता है कि आगे हाथ ना बढ़ाए। जैसे अभी भारत सरकार की बात कर लो, अमेरिका की सरकार ने आगे हाथ बढ़ाया, रिसर्च में पैसा दिया, लेकिन भारत सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया है। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो भारत बायोटेक है, उनके खुद के अपने रिस्क के ऊपर अपना पैसा लगाया है और खुद की रिसर्च की है। और जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो उनके पास एस्ट्राजेनेका वाला फॉर्मूला जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। ओके, तो उसी फॉर्मूले के साथ डील हुई, तो उसके ऊपर वो फर्दर प्रोडक्शन कर रही। ओके, तो मतलब कि जितना पैसा लगा रहा है खुद से, वो अपनी कंपनी अब से अपने हिसाब से लगा रही है। तो अभी ना एक स्कीम के तहत भारत सरकार पैसे दे रही है, वो भी अपफ्रंट पेमेंट कर रही है। मतलब कि
जो आपसे खरीदनी है ना, बस उनकी पेमेंट कर रही है भारत सरकार उनको। ओके, तो उसमें भी वो वैक्सीन निर्माता कह रहे हैं कि पर्याप्त उतना पैसा नहीं दे रही है, 150 रुपए पर वैक्सीन भारत सरकार दे रही है पर डोज। ओके, जो कि मतलब हमारा खर्चा भी पूरा नहीं उस तरीके से हो रहा। तभी हाल ही में कल भी मैंने डिस्कस किया एडिटोरियल में कि उन्होंने नए प्राइसेस लॉन्च कर दिए हैं कोविशील्ड के बारे में, कोवैक्सीन के बारे में। ओके, तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को किस प्राइस पे बेचनी है, प्राइवेट सेक्टर को किस प्राइस पे बेचनी है, और भारत सरकार को किस प्राइस पे बेचनी है। तो अभी कोविशील्ड के प्राइस के ऊपर अभी भी कंफ्यूजन है कि कितना रख रहे हैं, वो 150 ही है या 150 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उनको मतलब इस तरीके से ना देखे कि वो यहाँ पर वैक्सीन प्रोडक्शन को उसको फंड कर रहे हैं, तो वो देखें कि अपनी देश है उसको कैसे किस तरीके से बचाना है। ओके, तो यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करना है तो कह रहे हैं कि नई वैक्सीन सप्लाई चेन के ऊपर इन्वेस्ट कर दो। ओके, तो नया कैपिटल पूल बना लो, जैसे ये CSR फंड्स जो होते हैं, जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स बोलते हैं, जिसमें 3 साल का जो प्रॉफिट होता है ना, जो यहाँ पर कंपनीज प्रॉफिट में है पिछले 3 साल से, तो वो सारा प्रॉफिट इसमें लगाती है, अपने प्रॉफिट का 2% देती है इसमें। ओके, तो इस फंड को भारत सरकार यूज करती है, NGOs यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, तो यहाँ से भी पैसा लिया जा सकता है, चैरिटेबल जो फाउंडेशन वहां से पैसा लिया जा सकता है, रिलीजियस ट्रस्ट है। इसके अलावा विनोद खोसला की बात करें तो ये भी अमेरिकन बिजनेसमैन है, तो इन्हीं के चलते ना और भी बहुत सारे सोर्स पैसे के निकाले जा सकते हैं। बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वो पैसा दें और वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़े। ओके, तो इनके ऊपर आप फोकस करो। तो यहाँ पर जो फंड्स चाहिए ना, तो अगर हम कहें ना कि बहुत पैसे लगने, पैसे तो लगने हैं बहुत सारे, लेकिन अगर उनका कंपैरिजन करें ना कि ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स मतलब जिनका पैसा लगा हुआ है इकोनॉमी में, मार्केट में, तो उनके मुकाबले में तो मतलब काफी कम है। अगर आने वाले समय में लॉकडाउन लग गया ना बड़े पैमाने पर, तो तब जो नुकसान होगा ना, तो वो बहुत ज्यादा होगा, जितना यहाँ पर खर्चा आप यहाँ पर वैक्सीन बनाने में आएगा उससे काफी ज्यादा होगा। तो अच्छा यही है कि यहाँ पर समझदारी यूज की जाए, और जो पैसा जो अभी आपके पास है उसको लगाओ वैक्सीन प्रोडक्शन के ऊपर, ताकि कि पैंडेमिक जैसी सिचुएशन में, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में दोबारा पहुंचे। तो अभी इंडियन इंडस्ट्री जो है ना इस चैलेंज को मतलब एक्सेप्ट कर सकती है, अगर मतलब। तो अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं वुड फ्यूल के बारे में। तो एक होता है इंडस्ट्रियल यहाँ पर राउंड वुड, दूसरा होता है वुड फ्यूल। मतलब ये दोनों तरफ की यहाँ पर लकड़ियां हैं, एक तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, दूसरी जो यहाँ पर कुकिंग पर्पस के लिए यूज होती है उसको हम वुड फ्यूल बोलते हैं। रेड कलर में उसको यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। तो अभी उसकी प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन यहाँ पर मिलियंस के हिसाब से बढ़ी है। तो 2018 का ये डाटा है। तो यहाँ पर अफ्रीका की बात करें कि यहाँ पर वुड फ्यूल की प्रोडक्शन ना 9 गुना ज्यादा बढ़ी है इंडस्ट्रियल वुड के मुकाबले में। ओके, तो यहाँ पर एशिया में भी वुड फ्यूल की यहाँ पर ज्यादा खपत होती है। मतलब जो फ्यूल जो है ना, जो लकड़ी होती है उसको एज ए कुकिंग यूज करते हैं। ओके, तो देखो इंडस्ट्रियल राउंडवुड वो था जो मतलब कमर्शियली कई बार फॉरेस्ट बनाए जाते हैं, मतलब सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कि उनको काट कर बेचना है आगे, जैसे सैंडलवुड की यहाँ पर फार्मिंग हो गई। ओके, इसके अलावा बहुत सारे पेड़ हैं जिनको काट कर जो है घर के दरवाजे वगैरह बनाए जाते हैं, प्लाई वगैरह बनाई जाती है। तो बहुत सारी ऐसी होती है जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे। और अभी बारी है आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो ये आज अभी बात करने जा रहे हैं यहाँ पर क्रॉस सब्सिडी के बारे में। तो क्रॉस सब्सिडी क्या होती है? तो ये प्रोसेस होता है कि मतलब कि किसी भी यहाँ पर फील्ड में किसी एक सब एरिया में सब्सिडी दे दी। ओके, तो यहाँ पर जो उसका खर्चा निकाल रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग जो बाकी सब एरिया उसके उसी यहाँ पर रिगार्डिंग उस मेन जो फोकस होगा उसके अंतर्गत जहां पर आएंगे, तो उससे बाकी खर्चा निकाल लिया जाएगा। मतलब एक और सब्सिडी दे दी और दूसरी ओर उसी की पूर्ति उसी के अंतर्गत जो बाकी सेक्टर्स आते हैं ना उनसे निकाल ली गई। ओके, तो मतलब यही एग्जांपल के तौर पर जैसे कैरोसिन ऑयल होता है, तो उसको क्रॉस सब्सिडाइज भारत में किया जाता है, बहुत ही सस्ते दामों पर आपको कैरोसिन ऑयल अवेलेबल होता है डिपोस वगैरह में। ओके, तो मतलब एक साइड तो उनको यहाँ पर क्रॉस सब्सिडाइज कर दिया, लेकिन अभी अगर बाकी का जो खर्चा जो लॉस निकालना, तो वो कहाँ से निकालेंगे? जो यहाँ पर उसी के पेट्रोलियम की जो शाखा है, पेट्रोल हो गया, एविएशन फ्यूल जो कि जहाजों में जो फ्यूल डाला जाता है, तो ये बहुत महंगा होता है। ओके, तो उसी कैरोसिन ऑयल की कसर जो है ना इस पेट्रोल से निकाली जाती है और एविएशन फ्यूल से निकाली जाती है। तो ये उसी पेट्रोलियम दायरे का अलग अलग सेक्टर्स हैं। ओके, तो ये देखो, जब पेट्रोलियम हम जब क्रूड ऑयल लेकर आते हैं उसको जब रिफाइन करते हैं, सबसे पहले फॉर्म होती है एविएशन फ्यूल की, जो हवाई जहाजों में जो पड़ता है। उसके बाद में पेट्रोल आता है, फिर डीजल आता है। ओके, फिर कैरोसिन जो है ना सबसे मतलब जहां पर इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा होती है, कैरोसिन हो गया। उसके बाद चारकोल वगैरह बनता है। तो ये मतलब जितना नीचे ग्रेड जाता जाएगा ना उतना इम्प्योरिटीज बढ़ती जाएंगी। तो ये पेट्रोलियम के ही सभी दायरे हैं। तो एक सेक्टर को यहाँ पर सब्सिडाइज कर दिया और मतलब उसी की पूर्ति जो खर्चा मतलब लॉस वहां पर वो मतलब